डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराह करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 1781 से 1790 तक। ममलुकत स्टार मून, जीरो विंग सिटी। जब सैफ अली गनल्ड हॉल की पहली मंजिल के हॉल में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि मरकजी हॉल गनल्ड के इन अरकान से खिंचा खच भरा हुआ था जो आतोबेताबी से कोई मुहिम ले रहे थे, गनल्ड के गोदाम से किसी शय का तबादला कर रहे थे। एक नजर डालने पर उसने महसूस किया कि हॉल के अंदर मौजूद तमाम खिलाड़ी लेवल 51 और उससे ऊपर के थे। जीरो विंग के बुनियादी रुकन का निशान पहने हुए कुछ ट्रदो खिलाड़ी टीम डंजन्स पर छापा मारने के लिए गनल्ड की टीमें तश्कील दे रहे थे। पहली मंजिल का पूरा हाल खुशहाली से गूंज रहा था। यहाँ के हालात इसके आइस क्रिस्टल वर्ल्ड के लिए रवाना होने से पहले के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ थे। गनल्ड हॉल में थोड़ी देर तक सूरत हाल का मुशाहिदा करने के बाद सैफ अली जल्दी से कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की तरफ रवाना हो गया। जब वो एक जदीद घोड़ा गाड़ी पर जीरो विंग सिटी की सड़कों से गुजर रहा था तो उसने महसूस किया कि शहर में पहले की निस्बत बहुत ज्यादा खिलाड़ी मौजूद थे, खास तौर पर ताजिर खिलाड़ी। इसके अलावा उसने बहुत से तफरीही खिलाड़ियों को भी देखा जिन्होंने हकीकी दुनिया की कंपनियों के डिजाइन करदा और बनाए गए वर्चुअल कपड़े पहन रखे थे। ये वाज़ेह था कि खिलाड़ियों ने जीरो विंग सिटी को एक ऐसी जगह समझना शुरू कर दिया था जहां वो जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो सकते थे। ताजिर खिलाड़ियों और तफरीही खिलाड़ियों के अलावा शहर में माहिर खिलाड़ियों की तादाद में भी नुमाया इजाफा हुआ था। इस वक्त सिर्फ अपनी नजर के दायरे में ही सैफ अली ने लेवल 53 और उससे ऊपर के कई दर्जन माहिर खिलाड़ियों और यहां तक के 2 इंतहाई नायाब दो खिलाड़ियों को भी देख लिया था। ये एक ऐसी सूरत हाल थी जो फरोजन सिटी में भी नहीं मिल सकती थी। ताहम जीरो विंग सिटी में सबसे बड़ी तब्दीली सड़कों पर चलने वाली घोड़ा गाड़ियां थीं। गाड़ियों के काफिले कसरत से सैफ अली के पास से गुजर रहे थे। ये काफिले ज्यादातर एनपीसी ताजिरों के कारवानों से ताल्लुक रखते थे जिनकी मौजूदगी किसी शहर की खुशहाली की भी नुमाइंदगी करती थी, और किसी शहर के अंदर ऐसे कारवान जितने ज्यादा होते वो शहर इतना ही ज्यादा खुशहाल होता था। जीरो विंग सिटी की खुशहाली एक खास हद तक पहुंचने के बाद जब तक शहर मखसूस हिफाजती तकाजों को पूरा करता इसे एक बुनियादी शहर से दरमियाने दर्जे के शहर में तरक्की दी जा सकती थी। सैफ अली की राय में जीरो विंग सिटी की तरक्की नागुज़ीर थी। अगर कोई गनल्ड अपने बुनियादी शहर को दरमियाने दर्जे के शहर में तरक्की देना चाहता था तो शहर को काफी मकबूलियत की जरूरत थी। सड़कों पर एनपीसी ताजिरों की मौजूदगी किसी शहर की मकबूलियत का एक अच्छा मेयार थी, एक ऐसी चीज जिसे माजी में मुख्तलिफ बड़े गनल्स ने मुताद्दिद गनल्ड शहरों से नमूने की मालूमात इकट्ठी करने के बाद दरियाफ्त किया था। आमतौर पर जब शहर में मौजूद ताजिरों के आधे कारवान एडवांस ट्रांसपोर्ट किरेजिस पर मुश्तमिल होते तो एक बुनियादी शहर पहले ही दरमियाने दर्जे का शहर बनने के लिए काफी मकबूलियत का हामिल होता था। दरीं असना जीरो विंग सिटी के अंदर मौजूद ताजिरों की मलकियत वाली गाड़ियों में से तकरीबन 1/3 एडवांस ट्रांसपोर्ट किरेजिस थीं। शहर मतलूबा मकबूलियत हासिल करने से ज्यादा दूर नहीं था। जीरो विंग सिटी की तरक्की की रफ्तार सैफ अली की तवक्कुआत से मुकम्मल तौर पर बढ़ चुकी थी। जीरो विंग सिटी में अनासिर के 4 टावर्स की मौजूदगी के साथ इसने दरमियाने दर्जे का शहर बनने के लिए हिफाजती तकाजों को पहले ही पूरा कर लिया था। दूसरे लफ्जों में जब तक जीरो विंग सिटी काफी मकबूलियत हासिल कर लेता इसे फौरी तौर पर दरमियाने दर्जे के शहर में तरक्की दी जा सकती थी। ये बहुत अच्छा होता अगर सिल्वर विंग टाउन और लोस्ट टाउन भी इतनी ही तेजी से तरक्की पा सकते। अपनी गाड़ी की खिड़की से सड़कों को देखते हुए सैफ अली अफसुर्दगी से आहें भरे बगैर न रह सका। ममलुकन स्टार मून का पहला गनल्ड शहर होने की वजह से जीरो विंग सिटी को एक बहुत बड़ा फायदा हासिल था। अनासिर के 4 टावर्स जैसी जदीद दिफाई तामीर के इजाफी फायदे के साथ जीरो विंग सिटी को तेजी से तरक्की करने से रोकना बुनियादी तौर पर नामुमकिन था। दूसरी तरफ सिल्वर विंग टाउन और लोस्ट टाउन, जो दोनों गैर जानिबदार नक्शों में वाक़े थे, को ऐसा कोई फायदा हासिल नहीं था। तकरीबन 10 मिनट तक घोड़ा गाड़ी पर सवार रहने के बाद सैफ अली कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के सामने पहुंचा, जो हमेशा की तरह पर रौनक थी। लाइफस्टाइल खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद दुकान के एक तरफ कतार में खड़ी कैंडल लाइट में शामिल होने के लिए दरखास्त देने का इंतजार कर रही थी। गनल्ड लीडर, अब वापस आ गए, मिलनक कुलुक समाइल,
जो उस वक्त दूसरी मंजिल के हाल में भर्ती के तरीकाकार को संभालने में मसरूफ थी, सैफ अली को देखकर खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए। हिमम, इस वक्त जीरो विंग सिटी और कैंडल लाइट की क्या सूरत हाल है? सैफ अली ने मिलनकुलुक समाइल को अपनी तरफ आते देखकर पूछा। जब इसने इसके सीने पर लगा मास्टर फॉर्जर का निशान देखा तो वो अपनी हैरत पर काबू न रख सका और पूछा, क्या अब पहले ही मास्टर के ओहदे पर तरक्की पा चुकी है? मैं कल ही एक मास्टर फॉर्जर बनी हूँ। ये सब इन नायाब मवाद की बदौलत है जो अपने सोलिटरी 9 और दीगर के जरिए भिजवाए थे। इन मवाद ने मुझे बहुत से तजुर्बात करने का मौका दिया। आखिरकार मैं एक बिल्कुल नया सामान तैयार करने में कामयाब हो गई, मिलनकुलुक समाइल ने कहा। ताहम अपने आजिजाना अल्फाज के बावजूद मिलनकुलुक समाइल को अब भी खुद पर थोड़ा सा फख्र महसूस हो रहा था। आखिरकार मास्टर की दहलीज उबूर करना एक बहुत बड़ा मरहला था। इस वक्त लाइफ स्टाइल के बेशुमार खिलाड़ी अब भी एडवांस्ड रैंक पर फंसे हुए थे और कोई नई चीज बनाने के करीब भी नहीं थे। चूंकि अब पहले ही मास्टर फॉर्जर के ओहदे पर तरक्की पा चुकी हैं, इसलिए मैं ये डिजाइन अब के हवाले कर दूंगा। सैफ अली ने अपने बैग से कुछ डिजाइन निकालते हुए कहा। उसने ये डिजाइन सोनोरॉन से हासिल किए थे। इनमें से एक डिजाइन लेवल 50 के डार्क गोल्ड हथियार सोखम ब्लेड के लिए था, एक लेवल 50 के फाइन गोल्ड रैंक वाले प्लेट आर्मर आर्म गार्ड्स के लिए था और एक लेवल 50 के डार्क गोल्ड रैंक वाले कलोते आर्मर रूबुस के लिए था। इन डिजाइनों को करीब से देखने पर मिलनकुलुक समाइल फौरन हक्का बका रह गई। इसके हाथों ने सोखम ब्लेड और फाइन गोल्ड रैंक वाले आर्म गार्ड्स के डिजाइनों को मजबूती से पकड़ लिया। गनल लीडर, क्या मैं वाकई ये सीख सकती हूँ? उसने जोशो खरोश से पूछा। अगर ये महज सीक्रेट सिल्वर रैंक वाले फॉर्जन डिजाइन होते तो वो उन पर आंख भी न झपकती। ताहम लेवल 50 के फाइन गोल्ड और डार्क गोल्ड रैंक वाले डिजाइनों के लिए ये एक मुख्तलिफ कहानी थी, क्योंकि इस मेयार की अशिया बनाने के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ तकनीकों और इस्तेमाल शुदा मवाद की पूरी सलाहियत को उजागर करने के लिए मवाद की मुनासिब मिलावट की जरूरत होती थी। मुख्तसर ये कि किसी बनाए गए हथियार सामान के दर्जे का तयन फॉर्जर की मुतालिका मवाद को इस्तेमाल करने की सलाहियत से होता था। अगर कोई फॉर्जर सिर्फ ब्रोंज और मिस्टरेस आयरन रैंक वाले हथियार और सामान बनाने के काबिल था, तो खाम माल की सलाहियत को उजागर करने की उनकी काबिलियत सिर्फ इब्तिदाई सतह पर थी। दूसरी तरफ डार्क गोल्ड रैंक के हथियारों और सामान को फन का नमूना समझा जा सकता था। इस दर्जे पर मवाद की मिलावट अमली तौर पर एक कामिल सतह पर थी। दरी असना, अगर खिलाड़ी खुद ऐसे फन पारे तख्लीक करना चाहते थे तो उन्हें लेवल 50 से ऊपर के फाइन गोल्ड और डार्क गोल्ड रैंक वाले फॉर्जन डिजाइन सीखते रहने की जरूरत थी। ताहम इस दर्जे के डिजाइन इंतहाई नायाब और हासिल करने में मुश्किल थे। अब तक होली सिटी ऑफ टाइटन से फाइन गोल्ड रैंक और उससे ऊपर के डिजाइनों के अलावा कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के पास कोई और आला दर्जे का डिजाइन मौजूद नहीं था। बिल्कुल, अगर कैंडल लाइट के पास कोई ऐसा दर्जी है जो मास्टर रैंक तक पहुंच चुका है तो वो रोब का डिजाइन उनका होगा, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। इस सूरत हाल ने इसे ये एहसास दिलाया कि मुख्तलिफ नायाब मवाद के अलावा वो आइस क्रिस्टल वर्ल्ड से लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों के लिए आला दर्जे के डिजाइन भी हासिल कर सकता है। ये कोई बुरा ख्याल नहीं होगा कि सोलिटरी 9 से वो कुछ आला दर्जे के डिजाइन मुंतकिल करवाए जो उन्होंने आइस क्रिस्टल वर्ल्ड में हासिल किए थे। शुक्रिया गनल लीडर, मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगी कि बहुत जल्द ऐसे हथियार और सामान तैयार करूं जो आपके इत्मीनान के मुताबिक हों। मिलनकुलुक समाइल डिजाइनों को महफूज करते हुए खुशी से लबरेज थे। इसके बाद उसने सैफ अली को जीरो विंग के मौजूदा मामलात के बारे में रिपोर्ट देना शुरू कर दी। जीरो विंग सिटी और सिल्वर विंग टाउन की बदौलत जीरो विंग की तरक्की तेजी से आगे बढ़ रही थी। गनल में पहले ही 2,40,000 से ज्यादा इलियट अरकान और 7,000 माहिर अरकान मौजूद थे। ये अदाद व शुमार पहले ही फर्स्ट रेट गनल्स का मुकाबला कर सकते थे। इस अरसे के दौरान जीरो विंग सिटी के खिलाड़ियों की आबादी 50 लाख से तजावुज कर जाने के बाद ये वाइट रिवर सिटी के करीब पहुंचने वाला था। सिर्फ रोजाना जमा होने वाली दाखिला फीस ही गनल को बड़े पैमाने पर आमदनी फराहम करती थी। सिर्फ जैसे जैसे गनल के अरकान की तादाद में इजाफा हुआ, इसी तरह गनल के अखराजात में भी इजाफा हुआ। मजीद बरा सिल्वर विंग टाउन में तरक्की करने वाले जीरो विंग के अरकान पर इवल गॉड्स टेम्पल और डार्क प्लेयर्स की जानिब से मुसलसल घात लगाकर हमले किए जाते और उन्हें हरासा किया जाता था। उसने गनल को सिल्वर विंग टाउन में मजीद दिफाई ढांचे तामीर करने के साथ साथ जंग में मारे जाने वाले अरकान को मुआवजा अदा करने पर मजबूर किया।
इस वक्त गनल्ड बुनियादी तौर पर कमाया हुआ हर सिक्का वापस अपने अब पर ही लगा रहा था। मित जताया ये इस वक्त बमुश्किल ही मुनासिब तरीके से चल रहा था। ताहम ये सिल्वर विंग टाउन की बदौलत भी था कि जीरो विंग प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन से भरपूर फसल हासिल कर रहा था। गनल्ड अब खंडरात में बहुत ज्यादा खिलाड़ी भेज रहा था। मीलनक कोलुक समाइल की रिपोर्ट सुनने के बाद सैफ अली, जो फायर रेजिस्टेंस के सामान को इकट्ठा करने पर अपना दिमाग खपा रहा था, काफी हद तक पुरसुकून हो गया। अब चूंकि गनल्ड के पास इतने ज्यादा माहिरीन थे, उनमें से एक हिस्से को खास तौर पर फायर रेजिस्टेंस का सामान इकट्ठा करने पर तवज्जो मरकूज करवाने से गनल्ड के काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। कम अज कम ये मरकजी फोर्स की तरक्की को मुतासिर नहीं करेगा। जहां तक फंडिंग का ताल्लुक है, ये बिल्कुल भी कोई मसला नहीं था। इसके बाद सैफ अली ने अपने बैग के अंदर मौजूद नायाब मवाद को खाली किया और उन्हें कैंडल लाइट के गोदाम के अंदर छोटे पहाड़ों की शक्ल में ढेर कर दिया। सैफ अली की तरफ से निकाले गए मवाद के मंजर ने मीलनक कोलुक समाइल को बेजबान कर दिया। मवाद की मिकदार इस कल मिकदार से बहुत ज्यादा थी जो सोलिटरी 9 का ग्रुप 2 चक्रों में लाया था। इतने ज्यादा नायाब मवाद के साथ वो सिर्फ मवाद को बराह रास्त फरोख्त करके ही एक खतीर रकम कमा सकते थे। अगर वो इन मवाद को मसनूआत में तब्दील करके फरोख्त करते तो वो इससे भी ज्यादा कमाते। आखिरकार इनमें से बहुत से मवाद सीक्रेट सिल्वर रैंक और उससे ऊपर के लेवल 50 के हथियार और सामान तैयार करने के लिए मौजू थे। अगर वो ये हथियार और सामान बनाकर फरोख्त करते तो वो बेतहाशा पैसा कमाते। दुरुस्त गनल लीडर, मेरे पास यहाँ एक चीज है जो सीक्रेट पवेलियन ने भेजी है। असल में सीक्रेट पवेलियन के नुमाइंदों ने कहा था कि उन्हें यह जाती तौर पर आपके हवाले करना है। ताहम चूंकि आप यहाँ नहीं थे, इसलिए कई चक्कर लगाने के बाद उन्होंने हार मान ली और उसके बजाय इसे हिफाजत के लिए मेरे हवाले कर दिया, मीलनक कोलुक समाइल ने कहा। फिर उसने अपने बैग से एक गहरा सिया गिफ्ट बॉक्स निकाला और इसे सैफ अली के हवाले कर दिया। सीक्रेट पवेलियन की तरफ से कोई चीज। गिफ्ट बॉक्स वसूल करने के बाद सैफ अली ने तजस्सुस के मारे इसे फौरन खोल लिया। बाब 1782 फंड्स इकट्ठा करना। जब सैफ अली ने इस चीज पर थपथपाया तो वो शानदार गिफ्ट बॉक्स आहिस्ता से खिल गया। गिफ्ट बॉक्स के अंदर एक शानदार सुनहरी कार्ड था। कार्ड पर सीक्रेट पवेलियन ऑक्शन इनविटेशन कार्ड के अल्फाज उभरे हुए थे। सीक्रेट पवेलियन की नीलामी का दावती कार्ड। सैफ अली ने इसके एट्रीब्यूट पैनल का मुआयना करने के लिए कार्ड निकाला। ये दिलचस्प है। कार्ड के एट्रीब्यूट पैनल पर सीक्रेट पवेलियन की दाखिली नीलामी के मकाम का पता दर्ज था। ये कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक पास के तौर पर भी काम करता था जो नीलामी में दाखिले की इजाजत देता था। दरी असना ये कार्ड 5 अफराद तक को नीलामी में हिस्सा लेने की इजाजत दे सकता था। सैफ अली को बखूबी इल्म था कि सीक्रेट पवेलियन की मेजबानी में होने वाली दाखिली नीलामी में क्या कुछ शामिल होता है। ये दाखिली नीलामियां आला दर्जे की अशिया का मरकज थीं। मजीद बरा ये नीलामियां सिर्फ गॉड्स डोमेन में पाई जाने वाली अशिया तक महदूद नहीं थीं। हकीकी दुनिया की वो अशिया भी दस्तयाब होंगी जो गेम में किसी की तरक्की के लिए मददगार साबित हो सकती थी। गॉड्स डोमेन के आगाज के बाद पहले 2 सालों के दौरान डार्क इरीना की डार्क ऑक्शन भी सीक्रेट पवेलियन की दाखिली नीलामी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इन दाखिली नीलामियों में एपिक अशिया आम थीं जिनका जिक्र करना भी जरूरी नहीं था। इससे भी अहम बात यह है कि नीलामी में फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया और ऐसे सुराग शामिल होंगे जो लेजेंडरी अशिया तक ले जा सकते थे। दाखिली नीलामी में अशिया की एक बड़ी मिकदार भी पेश की जाती थी। बाज़ औक़ात फरोख्त के लिए इतनी ज्यादा अशिया होने की वजह से दाखिली नीलामियां 2 दिन तक जारी रहती थीं। जब तक कोई इसमें शिरकत करता वो काफी फायदा उठा सकता था। सैफ अली के लिए इस नीलामी का वक्त इससे ज्यादा बेहतरीन नहीं हो सकता था। इसे फ़िलहाल आला मयार के फायर रेजिस्टेंस के सामान के एक बड़े जखीरे की जरूरत थी और सीक्रेट पवेलियन, जिसकी रसाई गार्ड्स डोमेन के पूरे बर्रे आजम तक थी, के पास यकीनी तौर पर फरोख्त के लिए कुछ फायर रेजिस्टेंस का सामान मौजूद था। इस नीलामी के दौरान कुछ खरीदारी करने से इसका काफी वक्त और मेहनत बच जाएगी। नीलामी की तारीख पर नजर डालते हुए उसने महसूस किया कि ये 4 दिन बाद मुनक़िद होगी। इसके पास तैयारी के लिए अभी वक्त था। बाद अज़ां सैफ अली ने आबदा गाल और शाइस्ता को इकट्ठा किया ताकि उन्हें सीक्रेट पवेलियन की दावत के बारे में आगाह कर सके। अगर यह महज एक आम नीलामी होती तो शायद वो इन दोनों को मतला करने की जहमत न करता, लेकिन यह सीक्रेट पवेलियन की दाखिली नीलामी थी।
नीलामी की रवायत की वजह से गॉड्स डोमेन के बहुत से शानदार माहिरीन वहां मौजूद होंगे। हिस्सा लेने वाली सुपर पावर्स को फाइनल अशिया पर इजारादारी कायम करने और दीगर ताकतों के लिए कुछ न छोड़ने से रोकने के लिए सीक्रेट पवेलियन एक मुकाबला मुनक्किद करेगा ताकि ये फैसला किया जा सके कि हर ताकत फाइनल की कितनी अशिया खरीद सकती है। यकीनन कोई मुकाबले में हिस्सा लेने से इनकार कर सकता था, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा फाइनल की 2 या 3 अशिया तक महदूद रह जाते। किसी भी कीमती चीज से महरूम होने से बचने के लिए हिस्सा लेने वाली मुख्तलिफ ताकतें मुकाबले में कुछ कोशिश दिखाएंगी। आखिरकार सीक्रेट पवेलियन की फाइनल अशिया सब की सब गैर मामूली थीं। यकीनन हर कोई इस मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकता था। सिर्फ 25 साल और इससे कम उम्र के लोग ही हिस्सा ले सकते थे। अगर पुराने सुरमाओं को हिस्सा लेने की इजाजत दी जाती तो उभरती हुई ताकतें शायद खामोश बैठी रहती और कुछ न करती। इस वजह से मुख्तलिफ ताकतें आमतौर पर अपने शानदार माहिरीन को दाखिली नीलामी में लाती थीं। अगरचे ये माहिरीन मौजूदा गार्ड्स डोमेन में निस्बतन गैर मरूफ थे, लेकिन वो मुस्तकबिल में यकीनी तौर पर मशहूर शख्सियात बन जाएंगे। चूंकि आबिदा गाल और शाइस्ता जीरो विंग की वाइस गनल लीडर्स थीं, इसलिए बेहतर था कि उन्हें उन उभरते हुए माहिरीन पर नजर रखने दिया जाए। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि आया ये उभरते हुए माहिरीन मुस्तकबिल में दुश्मन बन जाएंगे। जब आबिदा गाल ने सैफ अली के हाथ में दावती कार्ड देखा तो वो हैरत से आंखें फाड़ कर देखने लगी। गनल लीडर, अब बहुत जबरदस्त है। आपको वाकई एक गोल्ड इनविटेशन कार्ड मिला है। मैंने सुना है कि सीक्रेट पवेलियन ने इस बार सिर्फ 50 गोल्ड कार्ड तकसीम किए हैं, तो आबिदा गाल ने सिताइश भरे लहजे में कहा। सीक्रेट पवेलियन की दाखिली नीलामी वर्चुअल गेमिंग की दुनिया में एक अजीम अलशान तकरीब थी। यहां तक कि ट्वाइलाइट इको जैसे तजुर्बाकार फर्स्ट रेट गनल्स को भी सिर्फ एक सिल्वर इनविटेशन कार्ड मिलेगा। दरीं असना गोल्ड कार्ड रखने वाले सीक्रेट पवेलियन की तरफ से एक बड़े कर्ज से मुस्तफीद होंगे। यहां तक कि अगर कोई खाली जेब के साथ तकरीब में शिरकत करता तो वो गोल्ड कार्ड का इस्तेमाल करते हुए कुछ अशिया खरीद सकता था और अपना बिल कई दिनों बाद अदा कर सकता था। उसने नीलामी में एक बहुत बड़ा फायदा फराहम किया। सीक्रेट पवेलियन ने ऐसे गोल्ड कार्ड्स इसलिए तकसीम किए थे ताकि मुख्तलिफ सुपर पावर्स को फाइनल अशिया पर यूं ही बोली लगाने और उन्हें डिफॉल्ट के जरिए या बहुत कम कीमत पर जीतने से रोका जा सके। आबिदा गाल के लिए यह यकीन करना वाकई मुश्किल था कि सैफ अली को दर हकीकत एक गोल्ड कार्ड मिला था। उन्होंने सिर्फ 50 भेजे हैं। सैफ अली दावती कार्ड पर एक और नजर डाले बगैर न रह सका। अपनी पिछली जिंदगी के दौरान उसने कभी भी सीक्रेट पवेलियन की किसी दाखिली नीलामी में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि शेडो दावतनामे के लिए अहल नहीं हुआ था। उसने दाखिली नीलामी के बारे में तफसीलात सिर्फ दूसरे गनल्स से सुनी थीं। इसे यकीनन यह तवक्को नहीं थी कि सीक्रेट पवेलियन जीरो विंग को इतने आला दर्जे का दावती कार्ड भेजेगा। गनल लीडर, क्या मैं नीलामी में किसी दोस्त को भी ला सकती हूँ? आबिदा गाल ने हिचकिचाते हुए पूछा। मौसूल होने वाले दावती कार्ड की किस्म पर मुनहसिर है। खिलाड़ी अपने साथ एक मखसूस तादाद में लोगों को ला सकते थे। ब्रॉन्ज कार्ड्स, जो सबसे आम दावती कार्ड थे, सिर्फ 2 अफराद को दाखिले की इजाजत देते थे और सिल्वर कार्ड्स 3 अफराद को दाखिले की इजाजत देते थे। सिर्फ गोल्ड कार्ड्स ही 5 अफराद को दाखिले की इजाजत देते थे। जरूर, बहरहाल हमारे पास काफी जगहें मौजूद हैं, सैफ अली ने जवाब दिया। उसका इरादा सिर्फ आबिदा गाल और शाइस्ता को नीलामी में लाने का था। किसी और की वाकई कोई अहमियत नहीं थी। वो सिर्फ मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के उभरते हुए माहिरीन की एक झलक देखने जा रहे थे। ये मालूमात सिर्फ जीरो विंग में इंतजामी सतह की शख्सियात के लिए मुफीद होंगी। गनल के माहिरीन को लाने से गनल को कोई फायदा नहीं होगा। इसके बरक्स वो अपने माहिरीन का वक्त जाया कर रहा होगा। शुक्रिया गनल लीडर, आबिदा गाल ने खुशी से कहा। सैफ अली, आबिदा गाल और शाइस्ता ने हकीकी दुनिया में दाखिली नीलामी के मकाम पर मिलने के लिए एक मखसूस वक्त पर इत्तेफाक किया। ताहम इससे पहले सैफ अली ने इन दोनों को अपनी एक टीम की क़यादत करने को कहा ताकि वो कुछ फायर रेसिकनेस का सामान हासिल करने के लिए मखसूस टीम डंजन्स पर छापा मार सके। जहां तक सैफ अली का ताल्लुक है, उसने फंड्स इकट्ठा करने की पूरी कोशिश की। सीक्रेट पवेलियन की दाखिली नीलामी में 3 मुख्तलिफ करेंसियां इस्तेमाल होती थीं। पहली क्रेडिट्स थी, जो मुख्तलिफ सुपर पावर्स की सबसे पसंदीदा करेंसी भी थी। दूसरी उन गेम कवाइंस थी और तीसरी करेंसी मैजिक क्रिस्टल्स थी। फी अलहाल जीरो विंग के पास क्रेडिट्स की शदीद कमी थी, लिहाजा
इससे सिर्फ कवायंस और मैजिक क्रिस्टल्स के साथ अदायगी का इख्तियार बाकी रह गया। खुशकिस्मती से सीक्रेट पवेलियन मैजिक क्रिस्टल्स और कवायंस को तरजीह देता था, लिहाजा नीलामी के दौरान मैजिक क्रिस्टल्स और कवायंस को क्रेडिट्स पर तरजीह हासिल होगी। ताहम सैफ अली का मैजिक क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हुए अशिया खरीदने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उन्हें हासिल करना आसान नहीं था। मजीद बरा जीरो विंग को फी अलहाल दूसरे गनर्स के मुकाबले में अपने काम को बरकरार रखने के लिए बहुत ज्यादा मैजिक क्रिस्टल्स की जरूरत थी, लिहाजा इसे अपने कवायंस पर इन्हिसार करना पड़ेगा। सैफ अली ने कैंडल लाइट के एक स्पेशल फॉर्जन रूम के अंदर बंद होकर पूरे 3 दिन गुजारे थे और वो मुसलसल एडवांस्ड माना आर्मर कट्स तैयार कर रहा था। गेम के इस मरहले पर भी एडवांस्ड माना आर्मर कट्स की अब भी बहुत ज्यादा मांग थी। मार्केट की तलब को पूरा करने के लिए ये महज काफी नहीं थी। ताहम सैफ अली के पास कट्स तैयार करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए सप्लाई में इजाफा नहीं हुआ था। अब वो न सिर्फ इन एडवांस्ड माना आर्मर कट्स को पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था, बल्कि वो उन्हें अपनी फॉर्जन प्रोफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता था। एक बेसिक मास्टर फॉर्जर को इंटरमीडिएट मास्टर फॉर्जर बनने के लिए 1 लाख प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स दरकार थे। सिर्फ इस सूरत में जब एक बेसिक मास्टर फॉर्जर के पास मतलूबा फॉर्जन प्रोफिशिएंसी हो और उसने जरूरी तादाद में हथियार सामान तैयार कर लिया हो, तब ही वो एक इंटरमीडिएट मास्टर फॉर्जर बन सकता था। ब्रॉन्ज गार्डियन पपेट और हील चीरेट दोनों को तैयार करने के लिए एक इंटरमीडिएट मास्टर फॉर्जर की जरूरत थी। ब्रॉन्ज गार्डियन पपेट और हील चीरेट के दरमियान हील चीरेट तैयार करने के लिए जरूरी मवाद और अफरादी कुव्वत हासिल करना ज्यादा आसान था। अगर कैंडल लाइट हील चीरेट्स तैयार कर सकती तो ये जीरो विंग के लिए बेपनाह मददगार साबित होता। सैफ अली के अलावा कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में वाहिद बेसिक मास्टर फॉर्जर मिलनकोलुक समाइल थी। ताहम चूंकि मिलनकोलुक समाइल अभी इस ओहदे पर पहुंची थी, इसलिए इसे इंटरमीडिएट मास्टर फॉर्जर बनने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। उस वक्त इंटरमीडिएट फॉर्जर बनने के लिए बेहतरीन उम्मीदवार खुद सैफ अली था। जबकि सैफ अली ने अपने कवायस के मुनाफा को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए काम किया था, इसने मिलनकोलुक समाइल से उनके पास मौजूद कुछ कम अहम नायाब मवाद फरोख्त करवाए थे। चूंकि मुख्तलिफ बड़े गनर्स उन नायाब मवाद को हासिल करने के लिए बहुत बेताब थे, इसलिए वो उन्हें ज्यादा कीमत पर फरोख्त कर सकते थे। ताहम मार्केट के ताज़ा तरीन रुझानात की बुनियाद पर सैफ अली महसूस कर सकता था कि ये गनर्स मुमकिना तौर पर सीक्रेट पवेलियन की आइंदा नीलामी की वजह से अपने फंड्स बचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ गनर्स तो फंड्स इकट्ठा करने के लिए स्ट्रेटेजिक वसाइल भी फरोख्त कर रहे थे। इसकी वजह से गार्ड्स डोमेन भर के मुख्तलिफ बड़े गनर्स को एक तूफान की आमद का एहसास हुआ। सिर्फ छोटे गनर्स और ताकतें ही इस सूरत हाल से बेखबर रहे। कुछ छोटी ताकतों ने तो खुद को खुशकिस्मत भी समझा कि वो काफी ऐसी अशिया खरीदने में कामयाब हो गई थीं जो उन्हें आम तौर पर नहीं मिल सकती थीं। एडवांस्ड माना आर्मर कट्स और नायाब मवाद फरोख्त होने के बाद सैफ अली ने 80,000 से ज्यादा गोल्ड कमा लिए थे। जीरो विंग सिटी और स्टोन फॉरेस्ट टाउन से पैदा होने वाले कुछ कवायंस को शामिल करके सैफ अली के बैग में कल 1,24,000 गोल्ड कवायंस थे। ये यकीनी तौर पर किसी भी फर्स्ट रेट गनर को हैरत में डालने के लिए काफी था। ये काफी होना चाहिए। वक्त पर नजर डालने के बाद सैफ अली ने लॉग आउट करने और सीक्रेट पवेलियन की दाखिली नीलामी की तरफ जाने का फैसला किया। बाब 1783 सीक्रेट पवेलियन की नीलामी। क्यान युआन सिटी सीक्रेट पवेलियन ब्रांच का हेड क्वार्टर एक 181 मंजिला ऊंची इमारत थी जो शहर के कारोबारी जिला में वाक़े थी। इमारत में जितना रकबा घेरा हुआ था, इसमें एक ऐसा स्टेडियम समा सकता था जिसमें 1 लाख लोगों की गुंजाइश हो। ये पूरे शहर की सबसे मशहूर इमारतों में से एक थी। ये वो जगह भी थी जहां लातादाद गेमर्स काम करने की ख्वाहिश रखते थे। उस वक्त मुतजस्सिस राहगीर इमारत के बाहर सड़क पर जमा हो चुके थे। इसकी वजह यह थी कि आज सीक्रेट पवेलियन ब्रांच, जहां अमूमन कम ही लोग आते थे, काफी पुररौनक थी। एक के बाद एक लग्जरी हुअर कार इमारत के दरवाजे के सामने आकर रुक रही थी और कतार में बासानी 100 से ज्यादा गाड़ियां थीं। हुजूम भी इन अफराद को देखकर हैरत से मुंह खोले खड़ा था जो उन हुअर कारों से उतरे थे। क्या वो सुपर फर्स्ट रेट गनल्ड मिरेकल का वाइस गनल्ड लीडर 1000 मालिस नहीं है? वो सीक्रेट पवेलियन की ब्रांच में क्यों है? देखो, वो कलेज राव है जो फर्स्ट रेट गनल्ड 100 फ्लावर्स पवेलियन की वाइस गनल्ड लीडर है। वो कितनी खूबसूरत है।
यहाँ तक कि ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन का 9 ड्रैगन्स एम्परर भी यहाँ मौजूद है। क्या हो रहा है? इतने सारे ताकतवर गनर्स के आला ओहदेदार सीक्रेट पवेलियन की ब्रांच में क्यों आए हैं? मैं समझ गया। सीक्रेट पवेलियन आज जरूर कोई दाखिली नीलामी मुनक्किद कर रहा होगा। ताहम इस बार नीलामी बहुत शानदार है। इतने सारे गनर्स को मदऊ किया गया है। गार्ड्स डोमेन के इतने सारे वीआईपीज को देखकर मेरे रूंगटे खड़े हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा होता अगर मैं सिर्फ एक बार नीलामी में शामिल हो सकता। हुजूम इन लोगों से निस्बतन वाकिफ था जो लग्जरी हुअर कारों से बाहर निकले थे। वर्चुअल गेमिंग की दुनिया पहले ही मुआशरे में अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर चुकी थी। बड़े गेमिंग गनल्स के आला ओहदेदार आम लोगों में मशहूर गुलकारों या फिल्मी सितारों से कहीं ज्यादा मशहूर थे। मजीद बरा, चूंकि गार्ड्स डोमेन ने पूरी दुनिया में इतनी मकबूलियत हासिल कर ली थी, इसलिए बहुत से लोगों ने वर्चुअल गेमिंग की दुनिया के मामलात पर तवज्जो देना शुरू कर दी थी। जैसे ही हुजूम ने एक के बाद एक गनल वीआईपी को सीक्रेट पवेलियन के ब्रांच हेडक्वार्टर में दाखिल होते देखा, उनके दिल खौफ और सिताइश से भर गए। अंदर ही अंदर वो उम्मीद कर रहे थे कि एक दिन वो भी खामोश तमाशाई बनने के बजाय इस तरह की एक अजीम अलशान तकरीब में हिस्सा ले सकेंगे। यकीनन अफवाहें सच्ची थीं। सीक्रेट पवेलियन ने इस बार पूरी जान लगा दी है। उसने बहुत सी बड़ी कारपोरेशंस को मदऊ किया है। 1000 मालिस, जो ब्रांच हेडक्वार्टर की मरकजी लॉबी के एक कोने में खड़ा था, ने वीआईपीज को इमारत में दाखिल होते देखकर मुस्कुराहट जाहिर की। कमांडर, अगर ये सच है तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। हमारी तहकीकात की बुनियाद पर बहुत सी बड़ी कारपोरेशंस हिस्सा ले रही होंगी। मुझे डर है कि ये कारपोरेशंस इस चीज पर हमारे साथ मुकाबला करेंगी। गहरे जामनी रंग का वन पीस पहने एक खूबसूरत औरत ने तेवरी चढ़ाते हुए कहा। अगर सैफ अली उस वक्त मौजूद होता तो वो भी इस हसीना को मिरेकल के परगिटरी लीजियन की वाइस कमांडर साइलेंट मार्श के तौर पर ना पहचान पाता। वो गेम में अपनी जाहिरी शक्ल से कहीं ज्यादा दिलकश और दानिश्वर थी। माली ताकत के लिहाज से हम शायद इन कारपोरेशंस का मुकाबला ना कर सकें, लेकिन जब गार्ड्स डोमेन में वसाइल की बात आती है तो मिरेकल को किसी से डरने की जरूरत नहीं। वो जरूरी नहीं कि वो चीज जीत ले। 1000 मालिज ने लॉबी में बातचीत करने वाले दर्जन भर कारपोरेशन के नुमाइंदों पर नजर डालते हुए मुस्कुरा कर कहा। यह दाखिली नीलामी वाकई पहले से कहीं ज्यादा शानदार थी। आमतौर पर बड़ी कारपोरेशंस जिनका वर्चुअल गेमिंग की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं था, वो जाहिर नहीं होती थीं। यहां तक कि डार्क ऑक्शन भी इन नुमाइंदों को रागिब नहीं कर सकती थी। जबकि शानदार लॉबी में मुख्तलिफ वीआईपीज बातचीत कर रहे थे, 5 अफराद का एक ग्रुप इमारत में दाखिल हुआ। ये ग्रुप 4 ख्वातीन और एक मर्द पर मुश्तमिल था, और दीगर शुरका के मुकाबले में वो मर्द ज्यादा से ज्यादा औसत दर्जे का दिखाई दे रहा था। अगर वो पास से गुजर जाता तो कोई इस पर आंख भी न झपकता। ताहम इसके साथ मौजूद 2 ख्वातीन ने फौरन बहुत ज्यादा तवज्जो मबजूल करवा ली। इनमें से एक औरत से सर्द, मुकद्दस एहसास झलक रहा था। इसका जिस्म खुद कमाल के मुतरादिफ था। जहां तक दूसरी औरत का ताल्लुक है, वो एक शानदार साख्त के साथ चमकदार थी। इन ख्वातीन की मुस्कुराहटें इतनी दिलकश थीं कि दूसरे गैर शूरी तौर पर उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए। ये ख्वातीन कोई और नहीं बल्कि शाइस्ता और आबदागाल थीं। दोनों बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रही थीं जैसे वो गार्ड्स डोमेन में थीं। ताहम जब सैफ अली दर हकीकत इन दोनों से जाती तौर पर मिला तो वो कदरे हैरान रह गया था। अगरचे लॉबी में बहुत सी अजीम हसीनाएं मौजूद थीं, लेकिन वो शाइस्ता और आबदागाल का कोई मुकाबला नहीं थी। जहां तक सैफ अली के ग्रुप की दीगर 2 ख्वातीन का ताल्लुक है, एक उसकी असिस्टेंट लियांग जंग थी, जबकि दूसरी आबदागाल की नाम निहाद दोस्त थी। ताहम हकीकत में ये औरत आबदागाल की बड़ी कजिन थी, और वो काफी हद तक आबदागाल जैसी ही दिखती थी। अगरचे ये कजिन आबदागाल जितनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इससे एक पुख्ता अक्लमंदाना एहसास झलक रहा था। यहाँ कितने सारे गनल्स हैं? आबदागाल ने खामोशी से हैरत का इजहार किया। लॉबी में मौजूद लोगों पर एक सरसरी नजर डालने के बाद उसने महसूस किया कि उनमें से बहुत से गार्ड्स डोमेन की मशहूर शख्सियात थीं। यहाँ कारपोरेट के काफी नुमाइंदे भी मौजूद हैं। सीक्रेट पवेलियन की सलाहियतें काफी मुतासिर कुन हैं। शाइस्ता ने कमरे का जायजा लेते हुए अपनी आंखों में सिताइश की झलक के साथ इजाफा किया। अगरचे गार्ड्स डोमेन में कुछ नीलामियां चंद बड़ी कारपोरेशंस को रागिब कर सकती थीं, लेकिन ये नीलामियां यकीनी तौर पर सीक्रेट पवेलियन की दाखिली नीलामी जितनी कामयाब नहीं थी। कमरे को एक लम्हे तक देखने के बाद
शाइस्ता ने 6 बड़ी कारपोरेशंस को देखा था जो अक्सर खबरों में रहती थीं। लातादाद बड़े गनर्स उन बड़ी कारपोरेशंस के साथ शिराकत दारी करना चाहते थे। बदकिस्मती से इनमें से किसी भी गनल ने उन कारपोरेशंस की दिलचस्पी हासिल नहीं की थी। इसके बरक्स इन बड़ी कारपोरेशंस ने गॉड्स डोमेन में काफी बड़े गनल्स को अपने साथ मिला लिया था और अपने गनल्स को तेजी से तरक्की दे रही थी। ताहम आबदा गाल और शाइस्ता के मुकाबले में लियांग जंग, जो सैफ अली के पीछे खड़ी थी, मुकम्मल तौर पर हैरान थी। वो बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि क्या हो रहा है, यहां तक कि वो सोच रही थी कि क्या वो कोई ख्वाब देख रही है। आज सुबह ही सैफ अली ने इसे अपने साथ तियानयुआन सिटी की पहली परवाज पर चलने को कहा था। फिर वो आबदा गाल और शाइस्ता से मिली थी और उनकी जाहिरी शक्ल से हैरान रह गई थी। इसे दर हकीकत कभी ये तवक्को नहीं थी कि सैफ अली इतनी शानदार ख्वातीन को जानता होगा। उसने अब 3 सालों से बिग डीपर के चेयरमैन जाया की हेड सेक्रेटरी के तौर पर काम किया था और उसने पहले भी बहुत से VIPs को देखा था। शाइस्ता और आबदा गाल के मिजाज की बुनियाद पर उसने पहचान लिया कि ये ख्वातीन आम होने से कोसों दूर थीं। ताहम सीक्रेट पवेलियन के ब्रांच हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद वो हैरत की इंतहा पर थी। अगरचे वो शाज़ व नादिर ही वर्चुअल गेमिंग की दुनिया के मामलात पर तवज्जो देती थी, लेकिन वो दुनिया भर की मुख्तलिफ बड़ी कंपनियों और कारपोरेशंस के बारे में बहुत कुछ जानती थी। ये खास तौर पर कारपोरेशंस के लिए सच था। इमारत में दाखिल होने के बाद से इसने 1 दर्जन से ज्यादा बड़ी कारपोरेशंस के नुमाइंदों को देखा था। आमतौर पर ये नुमाइंदे ऐसे VIPs थे जिनसे मिलने के लिए चेयरमैन जा भी अहल नहीं थे, फिर भी वो एक ऐसी तकरीब में शिरकत के लिए एक ही जगह जमा हुए थे जिसमें वो भी शरीक थे। ऐसी सूरत हाल के लिए वो सिर्फ यही वजाहत सोच सकती थी कि वो जरूर कोई ख्वाब देख रही होगी। अगरचे सैफ अली एक मार्शल आर्ट्स मास्टर था और एक ऐसा शख्स था जिसे चेयरमैन जा को भी अहमियत देनी पड़ती थी, लेकिन इन नुमाइंदों के मुकाबले में इसका जिक्र करना भी मुनासिब नहीं था। ये लोग बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं में रहते थे। मजीद बरा मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर के तौर पर अपने ओहदे के अलावा सैफ अली जो वाहिद काम करता था वो गार्ड्स डोमेन खेलना था। अगरचे गार्ड्स डोमेन बहुत मकबूल था, लेकिन लियांग जंग की राय में यह सिर्फ एक वर्चुअल रियलिटी गेम था। यहां तक कि अगर कोई वर्चुअल रियलिटी गेम काफी मुतासिर कुन भी हो तो वो ताकतवर बैन अल-अक़वामी कारपोरेशंस की तवज्जो कैसे मबजूल करवा सकता है। लियांग जंग जो नहीं जानती थी वो ये था कि गार्ड्स डोमेन माजी के किसी भी वर्चुअल रियलिटी गेम के बरक्स था। गार्ड्स डोमेन अपने खिलाड़ियों की उम्र बढ़ाने की सलाहियत रखता था। अगर कोई अपने जिस्म की मुनासिब देखभाल करे तो उनकी उम्र को दहाइयों और सदियों तक बढ़ाना मुमकिन था। लिहाजा गार्ड्स डोमेन ने लातादाद कारपोरेशंस की तवज्जो मबजूल करवा ली थी ताकि वो गेम और उसके महदूद वसाइल पर मुकाबला कर सकें। जबकि लियांग जंग खुद को याद दिला रही थी कि वो जरूर कोई ख्वाब देख रही होगी। एक खूबसूरत सूट और टाई पहने एक सेहतमंद उधेड़ उम्र शख्स सैफ अली के ग्रुप के पास आया। इस उधेड़ उम्र शख्स को देखने पर बहुत से फर्स्ट रेट गनल्स और सुपर फर्स्ट रेट गनल्स के आला ओहदेदार सैफ अली के ग्रुप को देखने के लिए मुड़े। लानत हो, उसने जीरो विंग को क्यों चुना? 9 ड्रैगन्स एम्परर ने इस खूबसूरत शख्स को सैफ अली के सामने रुकते देखकर अपने दांत पीसते हुए कहा, जो तकरीबन टूटने के करीब थे। जबकि 9 ड्रैगन्स एम्परर की आंखें खून की तरह सुर्ख हो गईं, इस उधेड़ उम्र शख्स ने सैफ अली के ग्रुप से अपना तारुफ करवाया। हेलो, अब जरूर जीरो विंग के नुमाइंदे होंगे, ठीक है, मुझे अपना तारुफ करवाने दें। मैं लो शिनगुल्लू हूं, सटरलाइन कारपोरेशन का नुमाइंदा। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हम मुनासिब बातचीत के लिए कोई पुरसुकून जगह तलाश कर सकते हैं? इस शख्स के अपना तारुफ करवाने के बाद कुछ बड़े गनल्स के आला ओहदेदार जिन्होंने नुमाइंदे को नहीं पहचाना था टिकी बके रह गए। यहां तक कि लियांग जंग जो सैफ अली के पीछे खड़ी थी, इस उधेड़ उम्र शख्स की शनाख्त जानकर हैरत से मुंह खोले खड़ी रह गई। सटरलाइन कारपोरेशन ये पूरी दुनिया की टॉप 50 कारपोरेशंस में से एक थी। बाब 1784 इनल्डन सिविल। सटरलाइन कारपोरेशन की नजर जीरो विंग पर है। ये मुमकिन नहीं है ना? क्या सटरलाइन ने इससे पहले एक सपर फर्स्ट रेट गनल की शिराकत दारी की पेशकश को मुस्तरद नहीं किया था? वो अचानक जीरो विंग पर अपनी नजरें क्यों जमाएगी? अगर ये सच है तो हमें मुस्तकबिल में जीरो विंग से मोहतात रहना होगा। हाल के अंदर मौजूद कारपोरेट नुमाइंदों और मुख्तलिफ गनल्स के आला ओहदेदारों ने लो शिनगुल्लू और सैफ अली के ग्रुप को एक प्राइवेट लाउंज में दाखिल होते देखकर दबी आवाज में आपस में बातचीत की।
दरी असना 9 डरीगन्स एम्परर, जिसने कमरे के एक कोने से खामोशी से ये कार्रवाई देखी थी, ने गहरी तेवरी चढ़ाई। इससे पहले उसने शिराकतदारी के लिए सेटलाइन कॉरपोरेशन से राब्ता किया था, लेकिन इसे साफ मुस्तरद कर दिया गया था। वो लो शिंगुल्लू जैसे कॉरपोरेट नुमाइंदे से मिलने में भी कामयाब नहीं हो सका था। सेटलाइन कॉरपोरेशन उन बड़ी कॉरपोरेशंस में से एक थी जिन्होंने शुरू में ही गार्ड्स डोमेन में सरमायाकारी की थी, उन लोगों के बरक्स जो गेम के आलमी शोहरत हासिल करने के बाद इस जिदोजहद में शामिल हुए थे। लिहाजा सेटलाइन कॉरपोरेशन की गार्ड्स डोमेन में पहले से ही एक मजबूत बुनियाद थी, इस हद तक के मुख्तलिफ सुपर पावर्स भी इस कॉरपोरेशन से बहुत डरती थी। अगर जीरो विंग ने वाकई सेटलाइन कॉरपोरेशन के साथ शिराकतदारी कर ली तो उसे मुस्तकबिल में जीरो विंग से निपटने में बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आएगी। अंकल युआन, आपके ख्याल में ये सब क्या है? क्या सेटलाइन कॉरपोरेशन वाकई जीरो विंग के साथ शिराकतदारी करने की कोशिश कर रही है? सफेद लिबास पहने पर्पल जेड ने सैफ अली के ग्रुप को प्राइवेट लाउंज में दाखिल होते देखकर तजस्सुस से पूछा। मुझे यकीन नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं, सेटलाइन कॉरपोरेशन ने इससे पहले कभी किसी गनल्ड के साथ शिराकतदारी के लिए पहल नहीं की। क्या जीरो विंग के पास अब भी कुछ ऐसे राज हो सकते हैं जिनसे हम वाकिफ नहीं हैं? युआन टाशिन ने अपना सर हिलाते हुए जवाब दिया। वो भी इस सूरत-ए-हाल से बहुत उलझन का शिकार था। दरहकीकत सीक्रेट पवेलियन भी सेटलाइन कॉरपोरेशन के साथ ताउन करना चाहता था, जिसके पास तवानाई के वसाइल की एक बड़ी मिकदार मौजूद थी, खास तौर पर इंतहाई नायाब हाई लेवल एनर्जी। अगर सीक्रेट पवेलियन काफी हाई लेवल एनर्जी हासिल कर सके तो वो पहले से कहीं ज्यादा माहिरीन की परवरिश करने के काबिल हो जाएगा। यही वजह थी कि बहुत से सुपर फर्स्ट रेट गनल्स और सुपर गनल्स ने सेटलाइन कॉरपोरेशन के साथ शिराकतदारी की कोशिश की। कुशादा प्राइवेट लाउंज के अंदर दोनों फरीक उस वक्त चमड़े के सोफों पर बैठे एक दूसरे का मुशाहिदा कर रहे थे। इस लम्हे सैफ अली ईमानदारी से हैरान था कि मशहूर सेटलाइन कॉरपोरेशन जीरो विंग से राब्ता करेगी। जहां तक लियांग जंग का ताल्लुक है, वो पहले ही बेहोश होने के करीब थी। कुछ देर खामोशी छाए रहने के बाद लो शिंगुल्लू ने अपनी नजरें आबदा गाल की कजिन की तरफ मोड़ी और एक चंचल मुस्कुराहट जाहिर करते हुए कहा, मिस मो लिंगशा, आपकी इनडंग सिविल वाकई बहुत जिद्दी है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए कि आप इस बार सीक्रेट पवेलियन की दाखिली नीलामी में घुसने में कामयाब हो गई हैं, अब वो चीज हासिल करने और शिकस्त से बचने के काबिल हो जाएंगी? लो शिंगुल्लू के अल्फाज की वजह से कमरे के अंदर का माहौल अचानक कशीदा हो गया। दरी असना, सैफ अली और शाइस्ता खुद ब खुद आबदा गाल की कजिन को देखने के लिए मुड़े, जो इस तमाम वक्त खामोश रही थी। वो इनडन सिविल से है। शाइस्ता ने बार बार पलकें झपकाएं, इसका दिल हैरत से भरा हुआ था जब इसने मो लिंगशा को देखा। इनडन सिविल एक तजर्बाकार सुपर फर्स्ट रेट गनल था। अपने उरूज पर यह बहुत से सुपर गनल्स से ज्यादा मजबूत था। अगरचे इसने पिछले चंद सालों के दौरान सुर्खियां नहीं बनाई थी, लेकिन ये अब भी मौजूदा ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन से कहीं ज्यादा मजबूत था। इसके लिए यह तसव्वुर करना बहुत मुश्किल था कि ऐसे सुपर फर्स्ट रेट गनल को दाखिली नीलामी में शामिल होने के लिए जीरो विंग पर इन्हिसार करने की जरूरत होगी। शाइस्ता जो नहीं जानती थी वो ये था कि सीक्रेट पवेलियन ने इस बार सेटलाइन कॉरपोरेशन की मुदाखलत की वजह से इनडन सिविल को दावतनामा नहीं भेजा था। लिहाजा मो लिंगशा ने मदद के लिए आबदा गाल से रुजू किया था। इसके फैसले की पहली वजह आबदा गाल के साथ इसके खानदानी ताल्लुकात थे। दूसरी वजह आबदा गाल का अपनी जवानी के दौरान इनडन सिविल और मो लिंगशा की देखभाल में रहना था। लिहाजा इन दोनों को बेहतरीन दोस्त भी समझा जा सकता था। जहां तक ट्वाइलाइट इको की मदद हासिल करने का ताल्लुक है, इस फर्स्ट रेट गनल ने मो लिंगशा के पूछने पर अपनी शिरकत की कोई भी जगह उसके साथ बांटने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल इसी वक्त जब आबदा गाल मो लिंगशा की मदद की दरख्वास्त से परेशान हो रही थी, सैफ अली ने इत्तेफाक से ये इंकिशाफ किया कि उसे एक दावतनामा मिला है, और वो भी एक गोल्डन इनविटेशन कार्ड। चूंकि वहां इजाफी जगहें मौजूद थीं, इसलिए आबदा गाल ने अपनी कजिन के लिए एक जगह मांग ली। दरी असना, लो शिंगुल्लू का सवाल सुनने के बावजूद मो लिंगशा काफी देर तक खामोश रही। जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी, लो शिंगुल्लू ने अपनी नजरें सैफ अली और शाइस्ता की तरफ मोड़ी, जिनके चेहरों पर उलझन के तासुरात थे। ऐसा लगता है कि आप इस मामले के बारे में नहीं जानते। ठीक है, फिर मैं इसे जीरो विंग की लाइलमी समझूंगा और आपकी गलतियों को नजरअंदाज कर दूंगा। इसके बाद बस सीक्रेट पवेलियन की सिक्योरिटी को मतला करें और उन्हें मिस मो को इमारत से बाहर निकालने का कहीं।
आपकी शिरकत की एक जगह ज़ाय करने के मुआवजे के तौर पर मैं आपको बाद में 1 मिलियन क्रेडिट्स भेज दूंगा, लो शिनगुलू ने कहा। फिर इसने जाने के लिए खड़े होने से पहले मो लिंगशा पर एक आखिरी नजर डाली। लो शिनगुलू की बातों पर मो लिंगशा मायूसी का शिकार हो गई। सीक्रेट पवेलियन की दाखिली नीलामी में किसी को भी दूसरे मदऊ अफराद के साथ लाए गए लोगों के मामले में मुदाखलत करने का इख्तियार नहीं था। सिर्फ मदऊ अफराद को ही अपने साथियों को वापस भेजने की इजाजत थी। सटलाइन कारपोरेशन गेम और हकीकी दुनिया दोनों में बड़े पैमाने पर असर और रसूख रखती थी, जैसा कि इस हकीकत से साबित होता है कि सीक्रेट पवेलियन ने इस बार इंग्लैंड सिविल को दावतनामा नहीं भेजा था। अगर सीक्रेट पवेलियन जैसी ताकतवर हस्ती भी सटलाइन कारपोरेशन की वजह से पीछे हट गई थी, तो ये बताने की जरूरत नहीं थी कि जीरो विंग जैसा मामूली वजूद किस किस्म का रद्द अमल जाहिर करेगा। दरी असना आबदा गाल, जो सैफ अली के पास बैठी थी, भी इस सूरत हाल पर पीली पड़ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उनके अमाल पकड़े जाएंगे। मो लिंगशा उसकी बेहतरीन दोस्त थी। अहम आबदा गाल पर जीरो विंग का भी एहसान का एक बहुत बड़ा कर्ज था। एक मखमसे में फंसी हुई वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। बिल्कुल इसी वक्त जब लो शिनगुलू की पार्टी लाउंज के दरवाजे की तरफ बढ़ी, कमरे के अंदर अचानक एक आवाज गूंजी, 1 मिलियन क्रेडिट्स। चीफ लो यकीनन बहुत सखी है। बदकिस्मती से जीरो विंग इस सखावत को कबूल नहीं कर सकता। चूंकि बात करने के लिए कोई और मामला नहीं है, इसलिए हम पहले रुखसत होंगे। अगरचे ये अल्फाज पुरसुकून लहजे में कहे गए थे, लेकिन ये वहां मौजूद हर शख्स के जहन में गहराई तक नक्श हो गए। आबदा गाल, मो लिंगशा और लियांग जंग फितरी तौर पर उन अल्फाज के खालिक सैफ अली की तरफ मुड़े। दरी असना शाइस्ता ने एक तल्ख मुस्कराहट जाहिर की जब उसने बेबसी से अपना सर हिलाया। इसके तासुरात ये बता रहे थे कि उसे इस नतीजे की तवक्को थी। ताहम अगरचे शाइस्ता के चेहरे पर परेशानी के आसार थे, लेकिन उसकी आंखें खुशी और जोश से चमक रही थीं। आखिरकार सैफ अली के इसी रवैये की वजह से इसने इस वक्त जीरो विंग में शामिल होने का इंतखाब किया था। जीरो विंग के काफी हद तक बढ़ने के बावजूद सैफ अली पहले जैसा ही रहा। उसने अपने उसूलों को सिर्फ इसलिए नहीं बदला कि अब उसके कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारियां थीं। अगरचे सैफ अली का फैसला गनल्ड के लिए कोई छोटी मुसीबत नहीं लाएगा, लेकिन इसने फिर भी इस फैसले की भरपूर हिमायत की। गनल्ड लीडर आबदा गाल बहुत मुतासिर हुई जब उसने सैफ अली को देखा, जिसके चेहरे पर इस वक्त एक पुरसुकून और बेनियाज तासुर था। दरी असना लियांग जंग का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। अगरचे वो नहीं समझ पा रही थी कि यहाँ बिल्कुल क्या हो रहा है, लेकिन वो बखूबी जानती थी कि सटरलाइन कारपोरेशन कितनी खौफनाक थी। अगर सैफ अली खुले आम सटरलाइन के नुमाइंदे लो शिनगुलू की नाफरमानी करता, तो वो यकीनी तौर पर एक आफत को दावत देगा। मजीद बरा, ये एक ऐसी आफत होगी जो चेयरमैन शाह को भी मायूसी की तरफ धकेल सकती है। लो शिनगुलू, जो अभी दरवाजे पर पहुंचा था, अचानक रुक गया। ये सोच कर के इसने गलत सुना है, वो मुड़ा और सैफ अली को देखा, जो अभी सोफे से उठा था, और पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि आप मेरी खैर सिगाली को मुस्तरद कर रहे हैं? अगरचे लो शिनगुलू ने बहुत ही नर्म और पुरसुकून लहजे में बात की थी, लेकिन जब उसने बात खत्म की तो कमरे के अंदर की हुआ जमती हुई महसूस हुई और माहौल कुछ दम घुटने वाला हो गया। उसने अपने अल्फाज से जो दबाव डाला, उसने लियांग जंग को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। लो शिनगुलू सिर्फ एक आम इंसान था, ताहम इसके पीछे एक बहुत बड़ा वजूद था। अगर वो चाहता तो वो किसी भी वक्त बिग डीपर ग्रुप जैसी कंपनी को आसानी से कुचल सकता था। मैंने आपकी मेहरबानी को दिल से कबूल किया है, ताहम जीरो विंग को किसी बैरूनी शख्स की जरूरत नहीं है जो उसे बताए कि उसे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, सैफ अली ने सर्द मेहरी से जवाब दिया। बात खत्म करने के बाद वो आबदा गाल और दूसरों को प्राइवेट लाउंज से बाहर ले गया। कुछ ही देर बाद प्राइवेट लाउंज के अंदर सिर्फ लो शिनगुलू और उसके पास खड़ा लंबा आदमी रह गए। गनल्ड लीडर, क्या आपको हमारी कार्रवाई की जरूरत है? लंबे आदमी ने खामोशी से पूछा। नहीं, ये सीक्रेट पवेलियन का इलाका है। हमें फितरी तौर पर सीक्रेट पवेलियन को ही कार्रवाई करने देना होगा। जाओ और अभी सीक्रेट पवेलियन के नुमाइंदे को मतला करो। उन्हें बताओ कि मैं इस नीलामी में जीरो विंग को नहीं देखना चाहता। लो शिनगुलू ने सैफ अली के ग्रुप की जाती हुई शख्सियात को देखते हुए तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। समझ गया? लो शिनगुलू की बात सुनने के बाद
लंबा आदमी सीक्रेट पवेलियन को मतला करने के लिए फौरन लाउंज से निकल गया। बाब 1785 गोल्ड VIP, सबसे ऊपर वाली मंजिल के हाल के अंदर। जब सैफ अली का ग्रुप प्राइवेट लाउंज से बाहर निकला तो उसने फौरन वहां मौजूद मुख्तलिफ बड़ी ताकतों की तवज्जो मबजूल करवा ली। है वो इतनी जल्दी बाहर आ गए? क्या उनकी बातचीत पहले ही खत्म हो गई होगी? जीरो विंग का ग्रुप 5 मिनट से भी कम वक्त पहले प्राइवेट लाउंज में दाखिल हुआ था। इस अचानक पेशरफ्त पर कोई भी अपने तजस्सुस पर काबू ना रख सका। ताहम बिल्कुल इसी वक्त जब हर कोई जीरो विंग और सटलाइन कारपोरेशन के दरमियान होने वाली बातचीत के नताइज के बारे में सोच रहा था, एक काला सूट पहने लंबा आदमी भी प्राइवेट लाउंज से बाहर निकला। जब ये लंबा आदमी लाउंज से बाहर निकला तो उसने सैफ अली के ग्रुप पर एक तंजिया मुस्कुराहट डाली और फिर युआन टाशिन की तरफ बढ़ा, जो वहां मौजूद मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के नुमाइंदों की तफरी कर रहा था। क्या हो रहा है? क्या बातचीत नाकाम हो गई? कमरे में मौजूद हर शख्स उस लंबे आदमी से वाकिफ था। आखिरकार वो लो शिनगुल्लू का बॉडीगार्ड था, जो उसके मुआविन के तौर पर भी काम करता था। दरी असना बॉडीगार्ड के तासुरात ऐसे नहीं थे जो कोई कामयाब बातचीत के बाद बनाता है, चाहे वो उसे किसी भी जाविये से देखे, बल्कि ऐसा ज्यादा लग रहा था कि वो जीरो विंग के ग्रुप का मजाक उड़ा रहा है। सैफ अली के साथ चलते हुए आबदा गाल ने लो शिनगुल्लू के बॉडीगार्ड की समत देखी और उसका रंग सिया पड़ गया। क्या वो हमसे निमटने के लिए सीक्रेट पवेलियन को इस्तेमाल करने का इरादा कर रहे हैं? आबदा गाल बॉडीगार्ड को युआन टाशिन के करीब तर होते देखकर परेशानी से तेवरी चढ़ाए बगैर न रह सकी। सटलाइन कारपोरेशन ने पहले ही अपने असर और रसूख पर इन्हिसार करते हुए सीक्रेट पवेलियन को एक सफर फर्स्ट रेट गनल इनल्डन सिविल को दावतनामा भेजने से रोक दिया था। सीक्रेट पवेलियन से जीरो विंग को नीलामी से निकलवाना और भी आसान होगा। अगर जीरो विंग इस दाखिली नीलामी से महरूम रह गया तो उसे एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, पहले देखते हैं कि हालात कैसे आगे बढ़ते हैं। सैफ अली ने लो शिनगुल्लू के बॉडीगार्ड को देखते हुए पुरसुकून अंदाज में कहा, अगर यह वाकई मुमकिन नहीं है तो हम बस चले जाएंगे। अगरचे यह वाकई सच था कि सीक्रेट पवेलियन की तरफ से नीलाम की जाने वाली अशिया गैर मामूली थीं, लेकिन जीरो विंग इतना भी मायूस नहीं था कि वो सिर्फ इसलिए तबाह हो जाएगा क्योंकि वो उन्हें हासिल नहीं कर सका। उस वक्त मो लिंगशा चलकर सैफ अली के पास आए। शुक्रिया, मेरे मसले की वजह से मैंने जीरो विंग को सटलाइन कारपोरेशन को उकसाने का सबब बनाया है। मैं मुआवजे के तौर पर डार्क नाइट सिटी में जमीन का एक प्लाट इस्तेमाल करना चाहूंगी। ये जमीन मेरे नाम पर है और शहर के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के करीब वाक़े है। मो लिंगशा ने खुलूस दिल से सैफ अली का शुक्रिया अदा किया। जब सटलाइन कारपोरेशन की धमकियों और दबाव का सामना हो तो बहुत कम लोग इनल्डन सिविल की मदद करने को तैयार होंगे। आखिरकार यहां तक कि ट्वाइलाइट इको, एक तजर्बाकार फर्स्ट रेट गनल जिसके इनल्डन सिविल के साथ करीबी ताल्लुकात थे, ने भी सटरलाइन के जुल्म के सामने घुटने टेक दिए थे। इसके बावजूद जीरो विंग, एक ऐसा गनल जिसका अमली तौर पर इनल्डन सिविल के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, दर हकीकत इनल्डन सिविल के लिए सटरलाइन के सामने खड़ा हुआ था। मो लिंगशा की बातें सुनकर आबदा गाल और शाइस्ता गैर इरादी तौर पर हैरत से इसे देखने के लिए मुड़े। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मो लिंगशा डार्क नाइट एम्पायर के शाही दारुल हुकूमत के अंदर वाक़े जमीन का एक कीमती प्लाट इजहान तशक्कुर के तौर पर इस्तेमाल करेगी। आजकल दुनिया भर की बड़ी कारपोरेशंस और कंपनियां गार्ड्स डोमेन में सरमायाकारी कर रही थीं, जिसके नतीजे में बड़े एनपीसी शहरों, खास तौर पर ममलुकत के दारुल हुकूमतों और शाही दारुल हुकूमतों में जमीनों की कीमतों में इजाफा हो रहा था। आला सलाहियत के बगैर भी जमीन का एक प्लाट एक खतीर रकम में फरोख्त होगा। जहां तक आला सलाहियत वाले प्लाटों का ताल्लुक है, यहां तक कि अगर कोई ऐसी जमीन खरीदने के लिए दसियों हजार गोल्ड की पेशकश भी करे तो कोई भी इसे फरोख्त करने को तैयार नहीं होगा। सैफ अली को इस तरह के मुआवजे से इनकार करना मुश्किल लगा। डार्क नाइट एम्पायर के शाही दारुल हुकूमत में खिलाड़ियों की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा थी। अगर वो इस जमीन के प्लाट पर कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म कायम कर सके तो ट्रेडिंग फर्म को उन तमाम खिलाड़ियों तक रसाई हासिल हो जाएगी। उस वक्त कैंडल लाइट की आमदनी में यकीनी तौर पर नुमायां हद तक इजाफा होगा। लिहाजा सैफ अली ने आखिरकार मो लिंगशा की पेशकश कबूल कर ली। दरी असना युआन टाशिन के मकाम पर लो शिनगुल्लू का बॉडीगार्ड युआन टाशिन के सामने पहुंच चुका था और उसने अपने मालिक के अल्फाज इस तक पहुंचा दिए थे। ये गैर माकूल मुतालबा मौसूल होने पर
युआन टाशिन खामोश हो गया। वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि जीरो विंग ने ऐसा क्या किया है जिसने लो शिंगुलू को इतना गुस्सा दिलाया है। मुझे उम्मीद है कि सीक्रेट पवेलियन जल्द ही कोई फैसला कर सकता है। सेटलाइन कारपोरेशन को इंतजार करना पसंद नहीं है, लो शिंगुलू के बॉडीगार्ड ने बेनियाज लहजे में कहा। इसकी राय में इस फैसले पर गौर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। सेटलाइन कारपोरेशन जीरो विंग की पहुंच से बिल्कुल बाहर थी। ये सीक्रेट पवेलियन के बेहतरीन मुफाद में होगा कि वो सेटलाइन कारपोरेशन के मुतालिबात मान ले और जीरो विंग को नीलामी से निकाल दे। करीब मौजूद लोग जिन्होंने बॉडीगार्ड की बातें सुने वो लम्हा भर के लिए हिकीबके रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जीरो विंग इतना निडर होगा कि वो दरहकीकत सेटलाइन कारपोरेशन को उकसाएगा। जीरो विंग सेटलाइन कारपोरेशन के खिलाफ जाकर वाकई खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहा है। जब नाइन ड्रैगन्स एम्परर को यह खबर मिली तो वो हंसे बगैर न रह सका। इससे पहले उसने सोचा था कि जीरो विंग सेटलाइन कारपोरेशन की हिमायत हासिल कर लेगा। अगर ऐसा होता तो वो गालिबन तबाह हो जाता। आखिरकार अनमोल शहजादी को बिलवास्ता तौर पर ग्रेट पवेलियन मास्टर बनने की लड़ाई में एक ताकतवर मददगार मिल जाता। ताहम अब जबकि जीरो विंग ने सेटलाइन कारपोरेशन को उकसा दिया था, इस नतीजे ने न सिर्फ अनमोल शहजादी को जरा सी भी मदद फराहम नहीं की, बल्कि ये इसके ग्रेट पवेलियन मास्टर बनने में एक बहुत बड़ी रुकावट भी बन जाएगा। आखिरकार गनल के बुजुर्गों को इस ओहदे के लिए अनमोल शहजादी पर गौर करते वक्त सेटलाइन कारपोरेशन को भी मद्देनजर रखना होगा। दरी असना जब नीलामी में शिरकत करने वाली मुख्तलिफ बड़ी ताकतों को इस मामले के बारे में खबर मिली तो वो भी इसी तरह हैरान रह गईं। जीरो विंग की हमाकत उनके तसव्वुर से मुकम्मल तौर पर तजावुज कर चुकी थी। गनल ने दरहकीकत किसी नामालूम बैरूनी शख्स के लिए सेटलाइन कारपोरेशन को उकसाया था। सेटलाइन कारपोरेशन के पास काफी मिकदार में हाई लेवल एनर्जी मौजूद थी, जिसे बहुत सी सुपर पावर्स ने खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब जबकि जीरो विंग कारपोरेशन की आंख का कांटा बन चुका था, बहुत सी सुपर पावर्स गालिबन सेटलाइन की खुशनुदी हासिल करने के लिए जीरो विंग को निशाना बनाएंगी। इस वक्त यहां तक कि अगर वो कारपोरेशन के साथ शराकतदारी कायम करने में नाकाम भी रहे तो भी वो अपने गनर्स को मजबूत करने के लिए कुछ हाई लेवल एनर्जी खरीदने के काबिल होंगी। लानत हो, सीक्रेट पवेलियन गालिबन सेटलाइन कारपोरेशन की खुशनुदी हासिल कर लेगा। जीरो विंग वाकई काबिले रहम है। सीक्रेट पवेलियन की दाखिली नीलामियों में से किसी एक में गनल की ये पहली बार शिरकत होने के बावजूद इसे असल नीलामी में हिस्सा लेने से पहले ही बाहर निकाला जाने वाला है। मुख्तलिफ सुपर पावर्स के नुमाइंदों ने अपनी आंखों में तरस के साथ सैफ अली के ग्रुप को देखा। अंकल युआन पर्पल जेड तजस्सुस से मरी जा रही थी जब इसने युआन टाशिन को देखा, जो इस तमाम वक्त खामोश रहा था। युआन टाशिन इस नीलामी का मेजबान था। इस सीक्रेट पवेलियन ब्रांच से मुताल्लिक तमाम मामलात उस वक्त उसके ज़ेरे इंतजाम थे। आम हालात में सीक्रेट पवेलियन सेटलाइन कारपोरेशन की खुशनुदी हासिल करने के लिए यकीनी तौर पर जीरो विंग को बगैर किसी हिचकिचाहट के अहाते से निकाल देता। आखिरकार इन दोनों के दरमियान कोई मुवाजना ही नहीं था। क्या बात है, मैं सिर्फ जीरो विंग के लोगों को नीलामी के मकाम से हटाने का कह रहा हूं। क्या ये अब के लिए पूरा करना कोई मुश्किल मामला है? लो शिंगुलू के बॉडीगार्ड ने गैर जवाबदे युआन टाशिन को देखते हुए चिड़चिड़ेपन से मुतालबा किया। ये वाकई बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरे पास ये इख्तियार नहीं है। अगरचे मैं इस बार नीलामी का मेजबान हूं, लेकिन जीरो विंग बिल्कुल सेटलाइन कारपोरेशन की तरह है और एक गोल्ड कार्ड के साथ मदऊ किया गया VIP है। युआन टाशिन ने एक गहरा सांस लेने के बाद वजाहत की। बाब 1786 बिक ऑफ उंडाइन। क्या जीरो विंग को गोल्ड कार्ड मिला है? जीरो विंग के ग्रुप में वाकई 5 अफराद शामिल हैं। ये दरअसल सच है। मुख्तलिफ बड़ी ताकतें जो युआन तजें और लो शिंगुलू के मुहाफिज के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनने के लिए मुतवज्जे हुई थीं, इस इंकिशाफ को सुनकर अपनी हैरत पर काबू ना रख सकें। जब सीक्रेट पवेलियन किसी दाखिली नीलामी का इनेकाद करता था तो वो सिर्फ 50 सुनहरी दावती कार्ड भेजता था। ये गोल्ड कार्ड सिर्फ उन ताकतों को दिए जाते थे जिन्हें सीक्रेट पवेलियन तस्लीम करता था। मुख्तलिफ नुमाइंदों ने जीरो विंग के ग्रुप में मौजूद अफराद की तादाद पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। गोल्ड कार्ड रखने वाली ताकतों को अपनी तमाम 5 नशिस्तें इस्तेमाल करते हुए देखना एक शाज़ व नादिर अमर था। वो अमूमन सिर्फ 2 या 3 अफराद को साथ लाते थे। लिहाजा
सीक्रेट पवेलियन की दाखिली नीलामी में शिरकत करने वाली बड़ी ताकतों ने इस बात पर तवज्जो देना छोड़ दिया था कि किसी मखसूस ताकत के साथ कितने शिरका मौजूद हैं। वो सब उन ताकतों से बखूबी वाकिफ थे जो गोल्ड कार्ड के लिए अहल थीं, और अगर कुछ लोग 5 के ग्रुप की सूरत में आते भी थे तो इस बात का कवी इम्कान होता था कि 2 दोस्त ताकतों ने मिलकर शिरकत का फैसला किया हो। ताहम खुफिया तौर पर बातें सुनने वाली ज्यादातर ताकतें ये जानकर ज्यादा हैरान हुईं कि सटरलाइन कारपोरेशन जीरो विंग को बेदखल करना चाहती है, बजाय इसके कि सीक्रेट पवेलियन ने इस गिल्ड को बतौर गोल्ड VIP मदऊ किया था। तो क्या हुआ अगर जीरो विंग को गोल्ड दावतनामा मिल गया है? लोशनगुल्लू के मुहाफिज ने बेनियाजी से पूछा। अगरचे वो लोशनगुल्लू का मुहाफिज था, लेकिन वो गार्ड्स डोमेन का एक माहिर खिलाड़ी भी था। वो इस गेम के बारे में काफी हद तक मालूमात रखता था। अगर सटरलाइन कारपोरेशन ने सीक्रेट पवेलियन को इंडन सिविल को दावतनामा भेजने से बाज न रखा होता तो इस गिल्ड को गोल्ड कार्ड मिल जाता और उसके साथ गोल्ड VIP जैसा सलूक किया जाता। लेकिन कारपोरेशन की मुदाखलत के बाइस क्या सीक्रेट पवेलियन इस सफर फर्स्ट रेट गिल्ड को दावतनामा भेजने में नाकाम नहीं रहा था? क्या वाकई ऐसा है? युआन ट्रे ने अपनी आवाज में गुस्से की आमेजिश के साथ जवाब दिया। सीक्रेट पवेलियन अपने किसी भी मेहमान का दावतनामा मनसूख नहीं करेगा, खा वो ब्रोंज VIP हों या सिल्वर VIP, जब तक कि उन्होंने कोई गलती ना की हो। अगर आपके पास कहने को मजीद कुछ नहीं है तो बरा करम जियाफत हाल में खामोशी से इंतजार करें। नीलामी जल्द ही शुरू हो जाएगी। किसी को नीलामी में मदऊ न करना और मदऊ किए गए शख्स को नीलामी से बेदखल करना 2 बिल्कुल मुख्तलिफ बातें थीं। अगर ये बात फैल गई कि सीक्रेट पवेलियन ने सटरलाइन कारपोरेशन की दरखास्त पर जीरो विंग को नीलामी से निकाल दिया है तो मुस्तकबिल में कौन सीक्रेट पवेलियन के साथ कारोबार करने की जुर्रत करेगा? अगरचे सटरलाइन कारपोरेशन के कब्जे में मौजूद हाई लेवल एनर्जी वाकई पुरकशिश थी, लेकिन सीक्रेट पवेलियन को हाई लेवल एनर्जी हासिल करने के लिए लाजिमी तौर पर सटरलाइन कारपोरेशन की जरूरत नहीं थी। अब भी बहुत सी बड़ी कारपोरेशंस मौजूद थीं जिनके पास ये वसीला था। लोशनगुल्लू का मुहाफिज शदीद गुस्से में था। उसने कभी तवक्को नहीं थी कि सीक्रेट पवेलियन सटरलाइन कारपोरेशन को इतनी कम इज्जत देगा। जैसे ही इसने इस तौहीन का अजाला करने का सोचा, उसकी नजरें युआन ट्रे के 2 मुहाफिजों से टकराईं, जिनका रोब और दबदबा इससे किसी तौर कम नहीं था। अपने दांत पीसते हुए वो मुड़ा और चला गया। तमाशाई ताकतें हक्का बका रह गईं। इनमें से किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सीक्रेट पवेलियन सटरलाइन कारपोरेशन की बेइज्जती करेगा। ताहम मुख्तलिफ सपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स और सपर गिल्ड्स के नुमाइंदे इस नतीजे पर ज्यादा हैरान नहीं थे। अगरचे सटरलाइन कारपोरेशन खासा असर और रसूख रखती थी, लेकिन सीक्रेट पवेलियन की पुश्त पनाही करने वाली मुताद्दिद कारपोरेशन सटरलाइन से किसी तौर कमजोर नहीं। सटरलाइन कारपोरेशन अपने पास मौजूद हाई लेवल एनर्जी की मिकदार के लिहाज से किसी हद तक मुनफरिद थी, और यही वाहिद वजह थी कि मुख्तलिफ सफर पावर्स इसे कुछ इज्जत देती थी। आखिरकार मौजूदा दौर में बहुत से पहलुओं के लिए हाई लेवल एनर्जी की जरूरत होती थी। इसी वजह से सटरलाइन कारपोरेशन ने हमेशा जालिमाना अंदाज में काम किया था। ये एक ऐसी चीज भी थी जिसकी उन जैसी सफर पावर्स को एक अरसे से आदत हो चुकी थी। ताहम अगरचे वो छोटे मामलात में सटरलाइन कारपोरेशन के सामने झक जाती थीं, लेकिन कोई भी सफर पावर अहम मामलात में इस कारपोरेशन के सामने सर तस्लीम खम नहीं करेगी, चाहे कि सीक्रेट पवेलियन जैसी मावराई ताकत ऐसा करे। अंकल युआन अब बहुत शानदार थे। जब हम वापस जाएंगे तो गिल्ड लीडर गालिबन एक मुलाकात की दरखास्त करेंगे, पर्पल जेड ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम छोटी बच्ची? युआन ट्रे ने पर्पल जेड को घूरते हुए आंखें घुमाई। फिर उसने अपनी नजरें सैफ अली के ग्रुप की तरफ मोड़ लें। ताहम जीरो विंग वाकई जानता है कि वो जहां भी जाए वहां मुसीबत कैसे खड़ी करनी है। ये सटरलाइन कारपोरेशन और इंडन सिविल के दरमियान मामलात में मुदाखलत करने की जुर्रत भी करता है। सटरलाइन कारपोरेशन और इंडन सिविल डार्क नाइट एम्पायर में एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे, एक ऐसी कश्मकश में जो तब ही खत्म होगी जब इनमें से कोई एक मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा जाएगा। दरी असना इस बात के इम्कानात बहुत ज्यादा थे कि इंडन सिविल हार जाएगा। ये बात भी हैरान कुन नहीं होगी अगर इंडन सिविल एक सफर फर्स्ट रेट गिल्ड के तौर पर अपने मकाम से गिर जाए। इंडन सिविल का मरकजी हेडक्वार्टर डार्क नाइट एम्पायर में था और गिल्ड ने अपनी ज्यादातर कोशिशें इस सल्तनत में तरक्की करने पर मरकूज कर रखी थी। अगर इसने डार्क नाइट एम्पायर को खो दिया तो उसकी ताकत में बेपनाह कमी वाक़ई हो जाएगी। दरी असना उस निजी लाउंज में जहां लोशनगुल्लू मौजूद था।
लो जंगुलू के मुहाफिज ने जल्दी से युआन ट्रें का जवाब पहुंचाया। गिल्ड लीडर, सीक्रेट पवेलियन हमें वो इज्जत देने से इनकार कर रहा है जिसके हम हकदार हैं। क्या हमें पवेलियन पर कुछ दबाव डालना चाहिए? लंबे कद वाले मुहाफिज ने पूछा। नहीं, इस छोटे से मामले पर सीक्रेट पवेलियन के साथ अपने ताल्लुकात खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ अगर इंडन सिविल इस नीलामी में शिरकत कर लेता है? गिल्ड की बुनियादों को देखते हुए यहां हमारे साथ मुकाबला करना बेसूद होगा, लो जंगुलू ने अपना सर हिलाते हुए कहा। वो अपना मुहाफिज नहीं था, वो जानता था कि सीक्रेट पवेलियन कितना ताकतवर है। अगर सटलाइन कारपोरेशन ने वाकई सीक्रेट पवेलियन को नाराज कर दिया तो नुकसान कारपोरेशन का होगा, पवेलियन का नहीं। सीक्रेट पवेलियन का गार्ड्स डोमेन में बहुत ज्यादा असर और रसूख था और उसके पास वसाइल भी कहीं ज्यादा थे। गार्ड्स डोमेन में बहुत कम सुपर पावर्स पवेलियन का मुकाबला कर सकती थीं। जीरो विंग का क्या होगा? मुहाफिज ने दोबारा पूछा। एक कीड़ा, एक बार जब हम वापस चले जाएं तो डार्क सिविल के खिलाड़ियों को मतला करो और उन्हें इससे निपटने का कहो, लो जंगुलू ने हिकारत से नाक चढ़ाते हुए कहा। यहां तक कि इंडन सिविल जैसा सपर फर्स्ट रेट गिल्ड भी उसकी नजर में कोई अहमियत नहीं रखता था, चाजाई के जीरो विंग जैसा उभरता हुआ गिल्ड। बिलाशुबा अगरचे वो जीरो विंग को कोई अहमियत नहीं देता था, लेकिन चूंकि एक कीड़े ने इसकी तौहीन करने की जुर्रत की थी, इसलिए वो इसे कुचल कर मार डालेगा। समझ गया, मुहाफिज ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। अगर जीरो विंग ने फरमाबरदारी से इनकी खैर सिगाली को कबूल कर लिया होता तो उसे कम अज कम 10 लाख क्रेडिट्स मिल जाते, लेकिन अब चूंकि लो जंगुलू डार्क सिविल को मुतहर्रिक करना चाहता था, इसलिए गिल्ड को गार्ड्स डोमेन से मिटाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। दरी असना जियाफत हाल में सटरलाइन कारपोरेशन और जीरो विंग के दरमियान होने वाले ड्रामे के बाद पहले से नीरस माहौल काफी हद तक जानदार हो गया था। सबके कुछ देर मजीद बातचीत करने के बाद अमले के कुछ अरकान आए और मेहमानों को नीलामी के आगाज के बारे में मतला किया। फिर नुमाइंदों ने इस मकाम की तरफ रुख किया जो सीक्रेट पवेलियन ने तैयार किया था। गार्ड्स डोमेन में मौजूद नीलामी के मकामात के मुकाबले में सीक्रेट पवेलियन का मकाम जिक्र के काबिल नहीं था। ये मकाम ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 3000 अफराद को जगह दे सकता था। ये गार्ड्स डोमेन में नीलामी के मकामात का महज एक छोटा सा हिस्सा था जो बासानी दसियों हजार लोगों को जगह दे सकते थे। ताहम किसी ने भी इस छोटे मकाम को हिकारत की निगाह से नहीं देखा। मेहमानों में सबसे कम अहमियत के हामिल अफराद फर्स्ट रेट गिल्ड्स के नुमाइंदे थे। सेकंड और थर्ड रेट गिल्ड्स कभी भी दावतनामे के अहल नहीं हो सकते थे। मजीद बरा सीक्रेट पवेलियन ने इस नीलामी के लिए बहुत सी अशिया तैयार कर रखी थीं। गार्ड्स डोमेन के आगाज के बाद से पहली दाखिली नीलामी के तौर पर सीक्रेट पवेलियन के पास फरोख्त के लिए 2000 से ज्यादा अशिया मौजूद थीं और इनमें से कोई भी चीज गेम में खरीदी नहीं जा सकती थी। इन अशिया में से 150 से ज्यादा को इख्तितामी मरहले के लिए अलग रखा गया था। ये कहने की जरूरत नहीं कि ये इख्तितामी अशिया गैर मामूली तौर पर कीमती थीं। इन अशिया में से सबसे सस्ती चीज की कम अज कम बोली 2000 गोल्ड थी। एक बार जब बोली शुरू हो जाती तो फर्स्ट रेट गिल्ड्स भी मायूस हो जाते। ताहम इन इख्तितामी अशिया में से हर एक यकीनी तौर पर अपने वजन के बराबर सोने की मालियत रखती थी। बसूरत दीगर सीक्रेट पवेलियन उनके लिए जहमत न करता। ख्वातीन व हजरात, सीक्रेट पवेलियन की दाखिली नीलामी में खुश आमदीद। हमेशा की तरह अशिया सबसे ज्यादा बोली देने वाले को मिलेंगी। ताहम इस बार हम इन बोलियों को तरजीह देंगे जिनमें गार्ड्स डोमेन के मैजिक क्रिस्टल्स और कवायंस शामिल होंगे। युआन ट्रे ने मरकजी स्टेज पर कदम रखने के बाद वजाहत की। मजीद ताखीर के बगैर आइए नीलामी का आगाज करें और आज की अपनी पहली चीज का इस्तकबाल करें। जब युआन ट्रे ने अपनी बात खत्म की तो उसके ऊपर मौजूद वर्चुअल डिस्प्ले पर एक मोटी किताब की तस्वीर नमूदार हुई। किताब के सरवरक पर बड़े हरूफ में कई अल्फाज दर्ज थे और फुटेज की बुनियाद पर यह वाज़ेह था कि किताब गैर फ़आल तौर पर अपने इर्द गिर्द माना इकट्ठा कर रही थी। ये किताब यकीनन कोई मामूली चीज नहीं थी। इस चीज ने फौरन हुजूम की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। बिक ऑफ उंडाइन। सैफ अली जब इस तस्वीर को देखा तो अपनी हैरत पर काबू ना रख सका। ये चीज यहां क्यों है? बाब 1787 फल्कियाती मालियत की किताब। पुरताइश नीलामी हाल के अंदर बिक ऑफ उंडाइन को देखते ही हर नुमाइंदे की आंखें लालच से चमक उठीं। अगरचे वो इस किताब के अदाद व शुमार को इस तरह नहीं पढ़ सकते थे जैसे वो गार्ड्स डोमेन में पढ़ सकते थे,
लेकिन ये तमाम लोग बड़ी ताकतों के नुमाइंदे थे। वो सब जबरदस्त बसीरत के मालिक थे, जैसा कि सीक्रेट पवेलियन से तवक्को थी। पहली ही चीज इतनी खौफनाक है, वहां मौजूद मुख्तलिफ बड़ी ताकतें बिग ऑफ उंडाइन पर बहस किए बगैर न रह सकी। जब युआन चे ने अपने सामने मौजूद हुजूम में हलचल देखी तो वो बेहद मुतमईन हुआ। जब उसने बिग ऑफ उंडाइन को पहली चीज के तौर पर मुंतखब किया था तो वो इसी रद्द अमल का ख्वाह था। मुझे यकीन है कि अब सब इस बुक ऑफ उंडाइन की नायाबी को तस्लीम करते हैं। खरीदार के फायदे के लिए मैं इस किताब की खुसूसियात की तफसीलात शेयर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक अमूमी खुलासा पेश करूंगा। ये किताब एक डार्क गोल्ड रैंक की चीज है। इसके बावजूद ये एक इंतहाई नायाब चीज है जो मर्दों को जिंदा कर सकती है। ये चीज इन खिलाड़ियों के लिए मौत के जुर्माने को आधा कर देगी जिन्हें ये जिंदा करती है। से एनपीसीज पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे यकीन है कि आप उसकी कदर को पहचान सकते हैं, युआन चे ने वजाहत की। इस चीज का तारुफ सुनने के बाद पिंडाल में मौजूद हर शख्स बुक ऑफ उंडाइन को हासिल करने के लिए मजीद पुरजोश हो गया। मुख्तलिफ सुपर पावर्स के नुमाइंदों ने खास तौर पर अपने बिल्ड प्रेशर में नुमाया इजाफा महसूस किया। खिलाड़ियों को जिंदा करने की बिग ऑफ उंडाइन की सलाहियत ज्यादा से ज्यादा औसत दर्जे की थी। आखिरकार गार्ड्स डोमेन में बहुत से ऐसे टूल्स और स्किल्स मौजूद थे जिनमें खिलाड़ियों को मिलने वाले मौत के जुर्माने को कम करने की सलाहियत थी। ताहम अगर बिग ऑफ उंडाइन एनपीसीज को जिंदा कर सकती थी तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी थी। बिग ऑफ उंडाइन खास तौर पर उन सुपर पावर्स के लिए कीमती थी जिनके पास ताकतवर पर्सनल गार्ड्स थे। अगरचे पर्सनल गार्ड को जिंदा करने के दीगर जराए मौजूद थे, लेकिन इन जराए को हासिल करना आसान नहीं था। मजीद बरा, इन जराए को इस्तेमाल करने के लिए जो कीमत अदा करनी पड़ती थी वो फलकियाती थी। लिहाजा सुपर पावर्स अमूमन अपने पर्सनल गार्ड्स को खतरे में डालने से गुरेज करती थीं। ताहम चूंकि बिग ऑफ उंडाइन एक डार्क गोल्ड चीज थी, न कि एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज, इसलिए इसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक इस्तेमाल किया जा सकता था। दूसरे लफ्जों में, इस चीज के साथ कोई भी अपने पर्सनल गार्ड्स को आजादाना तौर पर जिंदा कर सकता था। उन्हें अपने पर्सनल गार्ड्स के हादसाती तौर पर मरने की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। बिग ऑफ उंडाइन किसी मामूली एपिक चीज से कहीं ज्यादा कीमती थी। मैं आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। इब्तिदाई कीमत 1000 गोल्ड है, जिसमें हर इजाफा 50 गोल्ड से कम नहीं होगा। इसके अलावा क्रेडिट की बोलियां कबूल नहीं की जाएंगी, युआन चे ने चिल्वा कर कहा। 1500 गोल्ड, 2000 गोल्ड, 2500 गोल्ड। कीमत तेजी से बढ़कर 5000 गोल्ड तक पहुंच गई और मुख्तलिफ बड़ी ताकतें कीमत में इतनी तेजी से इजाफे पर हैरान थीं। इस बोली ने फर्स्ट रेट गिल्ड्स को भी परेशान कर दिया। अगरचे उनके गिल्ड्स हर रोज काफी दौलत कमाते थे, लेकिन उनके रोजमर्रा के कामों के लिए बहुत से कवायस और वसाइल की जरूरत होती थी। आज की नीलामी की तैयारी में मुख्तलिफ बड़ी ताकतों ने खासी रकम इकट्ठी की थी, लेकिन इसके बावजूद उन फर्स्ट रेट गिल्ड्स ने सिर्फ 30 से 40 हजार गोल्ड ही तैयार किए थे। वो मुमकिना तौर पर अपना सारा पैसा एक ही चीज पर नहीं लगा सकते थे। मजीद बरा, शिरकत करने वाली तमाम ताकतों के जहन में मखसूस अहदाफ थे। वो सब इन अशिया को जीतना चाहते थे जिनकी उनके गिल्ड्स को सबसे ज्यादा जरूरत थी। 8000 गोल्ड। 9 ड्रैगन्स एम्परर ने, जो दूसरी मंजिल के एक कमरे में बैठा था, कीमत में 3000 गोल्ड का इजाफा कर दिया, जिसने पहली मंजिल के हाल में मौजूद मुख्तलिफ बड़ी ताकतों को फौरन खामोश कर दिया। अगरचे मुख्तलिफ ताकतें बोली को मजीद बढ़ाने की इस्तिताअत रखती थीं, लेकिन अगर वो इत्तेफाक से किताब जीत जाती तो उन्हें इन अशिया को जीतने में मुश्किल पेश आती जो वो वाकई चाहते थे। 10,000 गोल्ड। ताहम 8,000 गोल्ड की बोली लगने के चंद सेकंड बाद सैफ अली ने, जो कमरा नंबर 8 में मौजूद था, इसे बढ़ा दिया। वो बोली किसने लगाई? आप इतनी रकम से एपिक इक्विपमेंट खरीद सकते हैं? ऐसा लगता है कि जीरो विंग बोली देने वाला है। ये पागल पिन है। ये नीलामी की सिर्फ पहली चीज है। पहली मंजिल के हाल में मौजूद बड़ी ताकतें इस शख्स की फयाजी पर हैरान होकर सैफ अली के कमरे की तरफ देखे बगैर न रह सकें। ताहम वो ये नहीं जानते थे कि सैफ अली बिग ऑफ उंडाइन के बारे में उसके मौजूदा मालिक से ज्यादा समझता था। वो बखूबी जानता था कि ये चीज कितनी कीमती है। बजात खुद बिग ऑफ उंडाइन की मालियत सिर्फ 10,000 गोल्ड के लगभग थी, जो तकरीबन एक एपिक वेपन के बराबर थी।
अगरचे बिक ऑफ उंडाइंग एनपीसीज को जिंदा करने की सलाहियत रखती थी, लेकिन ये तमाम एनपीसीज को जिंदा करने के काबिल नहीं थी। सीक्रेट पवेलियन इस अहम मालूमात का जिक्र करने में नाकाम रहा था। आखिरकार नीलामी के लिए पेश की गई बिक ऑफ उंडाइंग सिर्फ एक डार्क गोल्ड चीज थी। अगरचे इसके पास मौजूद स्कल कमाल की थी, लेकिन इस स्कल के असरात की एक हद थी। डार्क गोल्ड रैंक पर बिक ऑफ उंडाइंग सिर्फ 2 एनपीसीज और खिलाड़ियों को जिंदा कर सकती थी। ये 3 और इससे ऊपर के वजूद पर मुअस्सर नहीं होगी। बसूरत दीगर ये सिर्फ एक डार्क गोल्ड चीज ना होती। यही वजह थी कि सीक्रेट पवेलियन इस किताब से दस्तबरदार होने और इसे नीलामी के लिए पेश करने पर आमादा हुआ था। मुख्तलिफ बड़ी ताकतों ने भी गालिबन इस किताब की हुदूद का अंदाजा लगा लिया था, जिससे ये वाज़ेह होता था कि वो इस चीज को खरीदने के लिए पुरजोश क्यों नहीं थी। अगर बिक ऑफ उंडाइंग एक एपिक चीज होती तो मुख्तलिफ सुपर पावर्स गालिबन पागलों की तरह बोली लगाती। किसी को भी इस किताब की कीमत इसकी मौजूदा बोली से 5 गुना ज्यादा बढ़ते देखकर हैरत न होती। ताहम अगरचे बिक ऑफ उंडाइंग सिर्फ डार्क गोल्ड रैंक की थी, लेकिन इसका दस्तयाब होना सैफ अली के लिए एक खुशगवार हैरत थी। अगरचे ये किताब उसे 3 और इससे ऊपर के एनपीसीज को जिंदा करने में मदद नहीं देगी, लेकिन ये इस वक्त सैफ अली के इस्तेमाल के लिए काफी थी। कम अज कम वो अन्नम और काइट को उनके मरने की फिक्र किए बगैर जंग में शामिल कर सकता था। सैफ अली की जानिब से बिक ऑफ उंडाइंग की बोली 10,000 गोल्ड तक बढ़ाने के बाद 9 रीगन्स एम्परर ने इस चीज से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। इसके लिए बिक ऑफ उंडाइंग एक तरह से जमा करने वालों की चीज थी। इसके लिए मजीद अदायगी करना फायदामंद नहीं होगा। 10,000 गोल्ड एक बार, 10,000 गोल्ड 2 बार। ताहम जब युआन चे फरोख्त को हतमी शक्ल देने ही वाला था, एक नई बोली सामने आ गई, 12,000 गोल्ड। बहुत से लोग हैरत से बोली देने वाले की तरफ मुड़े। दरी असना जिस शख्स ने ये नई बोली लगाई थी वो कोई और नहीं बल्कि सटरलाइन कारपोरेशन का लो शनगुल्लू था। 13,000 गोल्ड। सैफ अली ने एक बार फिर बोली बढ़ा दी। उसने सबको मजीद हैरान कर दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सैफ अली बिक ऑफ उंडाइंग के लिए इतना बेताब होगा। वो 13,000 गोल्ड की बात कर रहे थे। इस कदर रकम से वो किसी भी दारुल हुकूमत में जमीन का एक कीमती प्लाट खरीद सकता था। 13,500 गोल्ड, 14,000 गोल्ड, 14,500 गोल्ड। जब भी सैफ अली नई बोली लगाता, लोशनगुल्लू तेजी से मजीद 500 गोल्ड का इजाफा कर देता। जब कीमत बढ़कर 20,000 गोल्ड तक पहुंच गई तो मुख्तलिफ बड़ी ताकतें मुकम्मल तौर पर हक्का बका रह गईं। एक डार्क गोल्ड चीज के लिए 20,000 गोल्ड अदा करना मुज़हका खेज था। इस रकम से एक कस्बा तामीर करना कहीं ज्यादा फायदामंद होगा। 24,000 गोल्ड। वक्त जाया न करने की गरज से सैफ अली ने कीमत में मजीद 4,000 गोल्ड का इजाफा कर दिया। जैसे जैसे कीमत बढ़ी, युआन ट्रें की सांसें कदरे भारी हो गईं। ये बोली पहले ही उसकी तवक्को से दुगनी से ज्यादा थी। छोड़ो, मुझे अब ये चीज नहीं चाहिए, लो शनगुल्लू ने हंसते हुए कहा और दस्तबरदार हो गया। एक बार जब लो शनगुल्लू बोली से बाहर हो गया तो सैफ अली ने बिलाखिर बिक ऑफ उंडाइंग जीत ली, जिसने जीरो विंग की माली ताकत से बहुत से नुमाइंदों को हैरान कर दिया। उन्होंने एक डार्क गोल्ड चीज पर 24,000 गोल्ड खर्च करने पर दिल में जीरो विंग का मजाक भी उड़ाया। यहां तक कि शाइस्ता और आबदागाल ने भी महसूस किया कि इतनी ज्यादा कीमत पर बिक ऑफ उंडाइंग खरीदना हद से ज्यादा था। ताहम सैफ अली की जानिब से अपनी क्वांटम वॉच के जरिए गार्ड्स डोमेन के मैन गार्ड सिस्टम से मुंसलिक होकर 24,000 गोल्ड अदा करने और सीक्रेट पवेलियन से बिक ऑफ उंडाइंग वसूल करने के बाद इसकी मुस्कुराहट रोशन थी। बिक ऑफ उंडाइंग एक डार्क गोल्ड चीज थी, लेकिन वो कुछ ऐसा जानता था जिसे सीक्रेट पवेलियन दरियाफ्त करने में नाकाम रहा था। गार्ड्स डोमेन में सिर्फ एक बिक ऑफ उंडाइंग नहीं थी, बल्कि 13 थीं। इनमें से हर एक किताब एक डार्क गोल्ड चीज थी जिसे उंडाइंग डेनास्सा ने जाती तौर पर लिखा था। यहां तक कि 6 गार्ड्स भी डेनास्सा को मारने में नाकाम रहे थे, इसीलिए इसका लक़ब उंडाइंग था। आखिरकार एक एंशंट गार्ड ने डेनास्सा को सेल कर दिया था। दरी असना 13 बक्स ऑफ उंडाइंग में डेनास्सा की तमाम ताकत मौजूद थी और ऐसी अफवाहें थीं कि उंडाइंग डेनास्सा ने अपनी किताबों में खुद को जिंदा करने का तरीका दर्ज किया था। ऐसे ताकतवर वजूद की लिखी हुई ये किताबें महज मामूली डार्क गोल्ड अशिया कैसे हो सकती थीं? बक्स ऑफ उंडाइंग इस हकीकत में ताकतवर थीं कि उन्हें आपस में मिलाया जा सकता था। जब कोई बिक ऑफ उंडाइंग की 2 कापियों को मिलाता
तो उसकी सलाहियत बेहतर हो जाती। बिक ऑफ उंडाइन की तमाम 13 कापियों को मिलाने के बाद ही कोई उन किताबों की हकीकी ताकत का मुजाहरा कर सकता था। जहां तक मुकम्मल किताब के रैंक का ताल्लुक है, गॉड्स डोमेन के आगाज के 10 साल बाद भी कोई नहीं जानता था। ताहम ज्यादातर लोगों का अंदाजा था कि ये एक लेजेंडरी चीज होगी। इसकी वजह यह थी कि अब तक सिर्फ 10 कापियां ही मिल सकी थीं और सबसे मजबूत बिक ऑफ उंडाइन ने सिर्फ 2 दीगर कापियों को जज्ब किया था, जिससे वो एपिक रैंक तक पहुंच गई थी। एक एपिक चीज के तौर पर बिक ऑफ उंडाइन 3 एनपीसीज को जिंदा कर सकती थी। अब जबकि एक बिक ऑफ उंडाइन उसके सामने आ चुकी थी, तो अब उन किताबों को जमा करना शुरू करने में इसे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इत्तेफाक से इसे किसी दिन 3 कापियां मिल गईं, तो वो इस किताब को एपिक रैंक तक अपग्रेड कर सकता था और ये इसके लिए बहुत मददगार साबित होगी। एक बार जब बिक ऑफ उंडाइन की नीलामी खत्म हो गई, तो युआन ट्रे ने नीलामी की दीगर अशिया मुतारफ करवाना शुरू की। ताहम दर्ज झैल में से कोई भी चीज इस पहली किताब के करीब भी कीमती नहीं थी। मजीद बरा नुमाइंदे दर्ज झैल अशिया की अदायगी क्रेडिट्स के जरिए कर सकते थे। सैफ अली को यह तस्लीम करना पड़ा कि सीक्रेट पवेलियन ने अशिया की एक बड़ी किस्म पेश की है, जिसमें लेवल 50 फाइनगोल्ड इक्विपमेंट के 20 से ज्यादा टुकड़े और लेवल 50 सकर्टी सिल्वर इक्विपमेंट के 50 से ज्यादा टुकड़े शामिल हैं, जो फायर रेजिस्टेंस में इजाफा करते हैं। आखिर में सैफ अली ने इन सब को हासिल करने के लिए 7300 गोल्ड से ज्यादा खर्च किए थे। अगर लो शनगुल्लू की मुदाखलत न होती, जो वक्ता फोकता कीमत बढ़ा रहा था, तो वो बाआसानी ये इक्विपमेंट सिर्फ 4000 गोल्ड में खरीद सकता था। जब तक आम अशिया फरोख्त हुई, एक दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। फिर सीक्रेट पवेलियन ने एक दोस्ताना मुकाबले का इनेकाद किया ताकि ये तयन किया जा सके कि मुख्तलिफ ताकतों में से हर एक कितनी इख्तितामी अशिया खरीद सकती है। इस दोस्ताना मुकाबले ने सबको मुख्तलिफ सुपर पावर्स के उभरते हुए माहिरीन की एक झलक भी दिखाई। आखिरकार हम आज की अपनी पहली इख्तितामी चीज की बोली शुरू करेंगे, युआन ट्रे ने ऐलान किया और दूसरी मंजिल के कमरों पर नजर डालते हुए हंसा। मुझे यकीन है कि अब में से बहुत से लोग इस अगली चीज से वाकिफ होंगे। इशारा मिलते ही स्टेज के ऊपर मौजूद डिस्प्ले पर कई तस्वीर नमूदार हुई। जब ये तस्वीर नमूदार हुई, तो मुतवज्जे हुजूम में एक हंगामा बर्पा हो गया। यहां तक कि दूसरी मंजिल के कमरों में मौजूद नुमाइंदे भी खून आलूद आंखों से घूरने लगे। जब मोलिंगशा ने, जो आबदा गाल के पास बैठी थी, उन तस्वीर को देखा, तो उसकी मुट्ठियां बेनिच गईं और उसके चेहरे पर जोश व खरोश चमक उठा। वो बस अपना सुकून बरकरार ना रख सकी। बाब 1788 ग्रेड 1। जब मरकजी स्टेज के ऊपर तस्वीर नमूदार हुई, तो दूसरी मंजिल के कमरों में मौजूद सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स और सुपर गिल्ड्स के नुमाइंदे बेचैन हो गए। उन्होंने फौरन वो सब कुछ अपने मुतालिका गिल्ड लीडर्स तक पहुंचा दिया जो वो देख रहे थे। गिल्ड लीडर, वो अफवाहें सच थीं। सीक्रेट पवेलियन के पास वाकई वो चीज मौजूद है। सीक्रेट पवेलियन यकीनन जानता है कि राज कैसे रखा जाता है। क्या आपको इस बारे में पूरा यकीन है? तस्वीर की बुनियाद पर इसमें कोई गलती नहीं है। ताहम यहां बहुत सी बड़ी ताकतें और कारपोरेशंस मौजूद हैं। मुझे डर है कि हम जो रकम लाए हैं, इससे इसे हासिल करना मुश्किल होगा। अच्छा है, मैं किसी से कहकर हमारे पास मौजूद तमाम दस्तयाब फंड्स आपको मेल करवा दूंगा। इन मुताद्दिद तस्वीर की वजह से वहां मौजूद मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने खुफिया तौर पर फंड्स इकट्ठा करना शुरू कर दिए। इस सूरत-ए-हाल ने नीलामी के पूरे मकाम को तनाव में लपेट लिया। पहली मंजिल के हाल में मौजूद बड़ी ताकतों ने एक आने वाले तूफान को महसूस कर लिया। सीक्रेट पवेलियन वाकई एक मक्कार, गोड़ी लोमड़ी है। क्या ये हम सुपर पावर्स और कॉरपोरेशंस को एक दूसरे के गिले पड़ने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा है? 9 ड्रैगन्स एम्परर ने अपनी मुट्ठियां मजबूती से भींच ले। इसकी आंखें नाकाबिल बयान जोश से चमक रही थी। वो मार्शल ड्रैगन की तरफ मुड़ा, जो उसके पास बैठा था, और बोला, जल्दी करो। बिल्ड ड्रैगन से कहो कि वो ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में हमारे तमाम दस्तयाब वसाइल फरोख्त कर दे। ब्लैक ड्रैगन सिटी में मौजूद कुछ गैर इस्तेमाल शुदा सुनहरी जमीनें भी गिरवी रख दो। किसी भी सूरत में जितने ज्यादा कवायंस और मैजिक क्रिस्टल्स हम इकट्ठे कर सकते हैं, करो। पवेलियन मास्टर, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? मार्शल ड्रैगन 9 ड्रैगन्स एम्परर के फैसले पर दंग रह गया। ब्लैक ड्रैगन सिटी की सुनहरी जमीनें एक खतीर रकम की मालियत रखती थीं और बेशुमार खरीदार उनके मुंतजिर थे।
अगर हेवनली ड्रैगन पवेलियन इन जमीनों को गिरवी रख दे और उन्हें वक्त पर वापस खरीदने में नाकाम रहे तो वो इन जमीनों को दूसरी ताकतों के हाथों खो सकता है। ये ठीक है, जब तक हम वो चीज हासिल कर सकते हैं। ये छोटी सी कीमत बेमानी है, 9 ड्रैगन्स एम्परर ने अपना सर हिलाते हुए कहा। इसकी आंखें दीवानगी और अजाइम से भरी हुई थीं जब उसने स्टेज के ऊपर आवेजा तस्वीर को देखा। समझ गया, मार्शल ड्रैगन ने फौरन बिल्ड ड्रैगन से राब्ता किया। दरी असना एक और कमरे में खूबसूरत और आलिमाना दुखने वाला लो जंगुल्लू बे इख्तियार खड़ा हो गया और उन तस्वीर को घूरने लगा जो सीक्रेट पवेलियन ने जाहिर की थी। अच्छा, शानदार, जब तक हम उसे हासिल कर लेते हैं पूरी डार्क नाइट एम्पायर मेरे कब्जे में होगी। कोई भी अब मेरी मुखालफत नहीं कर सकेगा। लो जंगुल्लू हंसा। मुबारक हो गिल्ड लीडर। इस वक्त क्रिम्सन एम्परर और इनलन सिविल दोनों अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। जोंग लॉन्गचेंग, जो लो जंगुल्लू का मुहाफिज था, ने जोश में आकर कहा, फंड्स इकट्ठा करने का जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था वो कैसा चल रहा है? लो जंगुल्लू ने मुड़ते हुए पूछा। गिल्ड लीडर, यकीन रखें, हमारे तमाम फंड्स अब यहां मौजूद हैं, जोंग लॉन्गचेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दरी असना, इस कमरे में जहां जीरो विंग मौजूद था। सीक्रेट पवेलियन की जानिब से नीलाम की जाने वाली पहली इख्तितामी चीज को देखकर सैफ अली के दिल की धड़कन तेज हो गई। सीक्रेट पवेलियन वाकई इस जैसी चीज को नीलाम करने की जुर्रत करता है, उसने हैरत से कहा। इस लम्हे वो समझ गया कि सटरलाइन कारपोरेशन ने इनलन सिविल को इस नीलामी में हिस्सा लेने से रोकने की पूरी कोशिश क्यों की थी। अगर वो उसकी जगह होता तो वो भी ऐसा ही करता। वो ये भी समझ गया कि मोलिंगशा डार्क नाइट एम्पायर के शाही दारुल हुकूमत में आला सलाहियत वाले जमीन के एक प्लाट से दस्तबरदार होने के लिए क्यों तैयार थी, सिर्फ इसलिए ताकि वो इस दाखिली नीलामी में हिस्सा ले सके। इसकी वजह वो चीज थी जिसे सीक्रेट पवेलियन फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था। ये वाकई बहुत खौफनाक था। पहली इख्तितामी चीज ना तो कोई हथियार थी और ना ही इक्विपमेंट का कोई टुकड़ा। ये कोई टूल भी नहीं था। इसके बजाय ये एक कच्छ धात की कान के इंतजामी हुकूक थे। अगर ये कोई मामूली कच्छ धात की कान होती तो ज्यादातर इम्कान था कि वहां मौजूद फर्स्ट रेट गिल्ड्स भी इसके लिए बोली लगाने की जहमत ना करते। अगर ये एक मानाटाइट कान होती जो थोड़ी मिकदार में मैजिक क्रिस्टल्स पैदा कर सकती तो ये सुपर पावर्स को भी अपनी पूरी ताकत लगाने पर आमादा कर देती। दरी असना, मानाटाइट कान से ऊपर एक एनर्जी कान होगी जो एनर्जी और पैदा करती थी। एक एनर्जी कान की दरियाफ्त यकीनी तौर पर सुपर गिल्ड्स के दरमियान जंग छेड़ देगी। ताहम मानाटाइट काने और एनर्जी काने ऐसी कच्छ धात की काने जो सुपर पावर्स को भी कार्रवाई करने पर आमादा कर सकती थीं, गार्ड्स डोमेन में सिर्फ ग्रेड 2 की कच्छ धात की काने समझी जाती थी। सीक्रेट पवेलियन ने अभी जिस कच्छ धात की कान का इंकिशाफ किया था वो एक ग्रेड 1 कच्छ धात की कान थी, एक मैजिक क्रिस्टल कान। दिखाई गई तस्वीर की बुनियाद पर अगरचे सीक्रेट पवेलियन की दरियाफ्त करदा मैजिक क्रिस्टल कान कोई बहुत अमीर कान नहीं थी, लेकिन इसकी मालियत फिर भी एक अमीर मानाटाइट कान एक अमीर एनर्जी कान से ज्यादा थी। ये मैजिक क्रिस्टल कान इतने मैजिक क्रिस्टल्स फराहम करेगी जो 2 सुपर गिल्ड्स के रोजमर्रा के कामों को बरकरार रखने के लिए काफी होंगे और फिर भी कुछ बच जाएंगे। ये ज्यादती इसलिए थी क्योंकि मैजिक क्रिस्टल्स एक मैजिक क्रिस्टल कान की सिर्फ अहम पैदावार थे। एक मैजिक क्रिस्टल कान की ज़िमनी पैदावार भी एक खतीर रकम की मालियत रखती थी। इसकी एक मिसाल मैजिक सिल्वर थी जो सख्ती के लिहाज से गार्ड्स डोमेन में आला दर्जे की कच्छ धातों में से एक थी। इसे एक इंतहाई नायाब मवाद समझा जाता था। जब उसे हथियारों और इक्विपमेंट की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता तो हतमी प्रोडक्ट न टूटने वाली होती। इस खास खुसूसियत का मतलब यह था कि अगर मैजिक सिल्वर वाली चीज की पायदारी सिफर तक भी पहुंच जाए तो भी वो हथियार इक्विपमेंट बेकार नहीं होगा। अगरचे इसकी खुसूसियात में नुमाया हद तक कमी वाक़ई हो जाएगी, लेकिन इसे फिर भी इस्तेमाल किया जा सकता था। इस खास खुसूसियत की वजह से मैजिक सिल्वर का एक डला मार्केट में तकरीबन 20 गोल्ड में फरोख्त हो सकता था। इस कीमत पर जाहिर होने वाला कोई भी डला तकरीबन फौरन ही खरीद लिया जाता। जबकि दूसरी मंजिल के कमरों के मकीन जाहिर की गई तस्वीर पर पागल हो रहे थे। युआन ट्रे ने मुख्तलिफ निजी कमरों पर एक नजर डाली। मुस्कुराते हुए उसने कहा, अब सब ने जेर बहस चीज को देख लिया है। अगर आप इससे नावाकिफ हैं तो अब मुताल्लिका मालूमात रियासतों और सल्तनतों की लाइब्रेरियों में तलाश कर सकते हैं। ताहम मुझे यकीन है कि यहाँ मौजूद हर शख्स उसकी कदर जानता है। इस पहली इख्तितामी चीज की नीलामी बहुत सादा होगी।
हमेशा की तरह ये सबसे ज्यादा बोली देने वाले को मिलेगी। ताहम सीक्रेट पवेलियन इस फरोख्त के लिए क्रेडिट्स कबूल नहीं करेगा। इस नीलामी के फाते को इस मैजिक क्रिस्टल कान में 40% हिस्सा मिलेगा। दूसरे लफ्जों में, फाते को इस कान की पैदावार का 40% हिस्सा मिलेगा। शायद हर कोई नहीं जानता कि पैदावार के 40% का क्या मतलब है। मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना कहना काफी है कि इस कान की पैदावार का 40% हिस्सा यकीनी तौर पर इससे ज्यादा है जो आप एक पूरी एनर्जी कान से हासिल कर सकते हैं। मजीद बरा, इस मैजिक क्रिस्टल कान की ज़िमनी पैदावार वो तमाम इंतहाई मतलूब मवाद हैं जो किसी गिल्ड के लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों को एक बिल्कुल नई सतह तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। ताहम इस नीलामी को शुरू करने से पहले सीक्रेट पवेलियन को एक बात वाज़े तौर पर बयान करनी है। इस नीलामी के फाते को तवील अरसे के लिए कान पर माहिरीन और अशराफिया की एक बड़ी तादाद को तैनात करना होगा, और ये तादाद 1 लाख से कम नहीं हो सकती। अगर आप इस शर्त को पूरा करने से कासिर हैं तो नीलामी जीतना बेमानी होगा। अगर किसी को कोई मसला नहीं है तो आइए आज की पहली इख्तितामी चीज की नीलामी शुरू करें। कम अज कम बोली 1 लाख गोल्ड होगी और हर इजाफा 1000 गोल्ड या 2000 मैजिक क्रिस्टल्स से कम नहीं होना चाहिए। युआन ट्रे के अल्फाज सुनकर नीलामी का जानदार मकाम अचानक मौत जैसी खामोशी में डूब गया। पहली मंजिल के हाल में बैठे मुख्तलिफ फर्स्ट रेट गिल्ड्स के आला ओहदेदार हैरत से मुंह खोले रह गए। पहली मंजिल के हाल में माना क्रिस्टल कान के लिए मुकाबला करने की कोई भी ख्यालात फौरन गायब हो गए। कान की हिफाजत के लिए 1 लाख अफराद की फौज रखने की तवील मुद्दती जरूरत को एक तरफ रख दें, सिर्फ इब्तिदाई कीमत ही वहां मौजूद हर फर्स्ट रेट गिल्ड को दस्तबरदार होने पर मजबूर करने के लिए काफी थी। 1 लाख गोल्ड। अगरचे ये फर्स्ट रेट गिल्ड समझते थे कि ये एक बहुत ही आम कीमत है, लेकिन दर हकीकत इसे युआन ट्रे के मुंह से सुनकर वो अब भी हैरान थे। इस नीलामी की तैयारी में इन गिल्ड्स ने सिर्फ 30,000 गोल्ड के लगभग इकट्ठा करने के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना किया था। फिर भी अब ये इंकिशाफ हुआ था कि वो इस मैजिक क्रिस्टल कान पर बोली लगाने के अहल होने से कोसों दूर थे। वो ताकतें जो फर्स्ट रेट गिल्ड्स का मुकाबला कर सकती थीं, वो भी खामोश थीं। वो बिलाखिर समझ गए कि उनके और मुख्तलिफ सुपर पावर्स के दरमियान कितना बड़ा फासला है, जो एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया में रहती थीं। वो इस नीलामी में हिस्सा लेने के अहल भी नहीं थे। वो सिर्फ एक तमाशाई का किरदार अदा कर सकते थे। बाब 1789 पागलपन की जिदोजहद। 1 लाख गोल्ड। सैफ अली ने अपना सर हिलाते हुए तलखी से मुस्कुराया। दर हकीकत वो भी मैजिक क्रिस्टल कान से बहुत लिलचाया हुआ था। ताहम अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो सिर्फ 1,24,000 गोल्ड से कुछ ज्यादा ही इकट्ठा कर पाया था। बिक ऑफ उंडाइन, फायर रेजिस्टेंस इक्विपमेंट और नायाब मवाद पर खर्च की गई रकम काटने के बाद इसके पास 90,000 गोल्ड से कुछ ही ज्यादा बचे थे। इसके पास आने वाली नीलामी जीतने का जरा सा भी इम्कान नहीं था। जब पहली मंजिल के हाल में मौजूद मुख्तलिफ बड़ी ताकतें मैजिक क्रिस्टल कान की बुलंद कीमत पर हैरान हो रही थीं, तो दूसरी मंजिल के कमरों के मकीनों ने एक के बाद दीगरे बोलियां लगाना शुरू कर दी। 1 लाख गोल्ड, 1,10,000 गोल्ड, 1,20,000 गोल्ड। पहली बोली सामने आने के बाद मैजिक क्रिस्टल कान की कीमत में तेजी से इजाफा हुआ, जिस मंजर ने वहां मौजूद मुख्तलिफ फर्स्ट रेट गिल्ड्स को हक्का बक्का कर दिया। कम अज कम इजाफा 1,000 गोल्ड मुकर्रर होने के बावजूद मुख्तलिफ सुपर पावर्स और बड़ी कारपोरेशंस कीमत में 10,000 गोल्ड का इजाफा कर रही थीं, गोया 10,000 गोल्ड 10,000 कापर से मुख्तलिफ ना हो। 1 मिनट से भी कम वक्त में कीमत पहले ही हैरान कुन तौर पर 2 लाख गोल्ड तक पहुंच चुकी थी। कीमत 2,70,000 गोल्ड तक पहुंचने के बाद ही कीमत में इजाफा कम होकर 2,000 और 3,000 गोल्ड के इजाफे तक आ गया। इसके बावजूद ये वहां मौजूद मुख्तलिफ फर्स्ट रेट गिल्ड्स के लिए अब भी काफी खौफनाक था। लानत हो, कान के लिए इतने सारे लोग क्यों मुकाबला कर रहे हैं? 9 ड्रैगन्स एम्परर ने कीमत को तेजी से बढ़ते देख कर तेवरी चढ़ाई। मार्शल ड्रैगन की तरफ मुड़ते हुए उसने पूछा, बिल्ड की तरफ हालात कैसे चल रहे हैं? उसने इस नीलामी के लिए सिर्फ 2,10,000 गोल्ड तैयार किए थे। इसके पास मौजूद मैजिक क्रिस्टल्स को मिलाकर इसके फंड्स तकरीबन 2,50,000 गोल्ड बनते थे। अभी अभी उसने ब्लैक ड्रैगन सिटी में कई सुनहरी जमीनें गिरवी रखी थीं, जिससे इसे मजीद 1,40,000 गोल्ड हासिल हुए और इसका कल मजमुआ 3,90,000 गोल्ड हो गया। ये पहले ही इस रकम से 10 गना ज्यादा था जो एक फर्स्ट रेट गिल्ड मुख्तसर नोटिस पर पेश कर सकता था।
ताहम मुख्तलिफ सुपर पावर्स और बड़ी कारपोरेशंस बेपेंदे के गढ़ों की तरह थीं क्योंकि वो मुसलसल अपनी बोलियां बढ़ा रही थीं। अब कीमत पहले ही 3 लाख के करीब थी। मजीद बड़ा वो बखूबी जानता था कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स अभी भी सिर्फ एक दूसरे की गहराइयों का अंदाजा लगा रही है। उन्होंने अभी तक हकीकी मानों में कोई कदम नहीं उठाया था। मुख्तलिफ सुपर पावर्स और बड़ी कारपोरेशंस के तहम्मुल के बावजूद मैजिक क्रिस्टल कान की कीमत पहले ही इसके बजट की हद को छू रही थी। पवेलियन मास्टर बिल्ड ड्रैगन पहले ही गिल्ड एल्डर्स से कर्ज मांग चुका है। एल्डर्स का ख्याल है कि ये एक अच्छी खरीदारी है और वो हमें 60,000 गोल्ड उधार देने के लिए तैयार है। अगर हम खरीदारी में कामयाब हो जाते हैं तो वो सूद के तौर पर कान के 10% हिस्सा चाहते हैं। अगर हम नाकाम हो जाते हैं तो वो 30% सूद चाहते हैं, मार्शल ड्रैगन ने बेबसी से कहा। अगरचे वो सब एक ही गिल्ड से ताल्लुक रखते थे, लेकिन गिल्ड एल्डर्स में से हर एक अपना अलग धड़ा चलाता था। अगरचे उनके धड़े इनफरादी तौर पर मजबूत नहीं थे, लेकिन जब वो इकट्ठे हो जाते तो वो देखने में एक खौफनाक ताकत बन जाते। दरी असना ये मुश्तरका ताकत ग्रेट पवेलियन मास्टर के कंट्रोल में थी। लिहाजा 9 ड्रैगन्स एम्परर और अनमोल शहजादी जैसे पवेलियन मास्टर्स उन एल्डर्स को हुक्म नहीं दे सकते थे, वो सिर्फ इन एल्डर्स को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर सकते थे। इन बूढ़े कमीनों में वाकई 10% हिस्सा मांगने की जुर्रत है। कर्ज की शराइत सुनकर 9 ड्रैगन्स एम्परर का रंग पीला पड़ गया। गिल्ड एल्डर्स ने सीधे सीधे इन हिस्स का 1/4 हिस्सा मांग लिया था जो उसे मिलने वाले थे। ठीक है, मैं इनकी शराइत से मुत्तफिक हूं, ताहम उन्हें बताओ कि 60,000 गोल्ड बहुत कम है। मुझे उनके तमाम मैजिक क्रिस्टल्स की भी जरूरत होगी। बसूरत दीगर मैं बस नीलामी से दस्तबरदार हो जाऊंगा। अगरचे 60,000 गोल्ड एक खतीर रकम थी, लेकिन ये अब भी इसके लिए मुख्तलिफ सुपर पावर्स का मुकाबला करने के लिए नाकाफी थी। सिर्फ इस सूरत में जब वो और एल्डर्स अपना सब कुछ इकट्ठा कर लेंगे तभी उन्हें नीलामी में कोई मौका मिल सकेगा। जबकि 9 ड्रैगन्स एम्परर फंड्स इकट्ठा कर रहा था, मैजिक क्रिस्टल कान की कीमत पहले ही बढ़कर 3,52,000 गोल्ड हो चुकी थी। इसी वक्त मुख्तलिफ सुपर पावर्स और बड़ी कारपोरेशंस भी मजीद फंड्स इकट्ठा करने की पूरी कोशिश कर रही थीं। ताहम इस कीमत ने पहले ही पहली मंजिल के हाल में मौजूद हुजूम को मुकम्मल तौर पर बेज़बान कर दिया था। ऐसा लगता है कि कुछ गिल्ड्स और कारपोरेशंस पहले ही अपनी हद को पहुंच रही हैं। लो जंगुल्लू मुस्कुराया जब उसने बोली की रफ्तार को कम होते देखा। अपने मुहाफिज की तरफ मुड़ते हुए उसने कहा, तो फिर आइए शुरू करते हैं। समझ गया। जोंग लांगचेंग ने फौरन बोली के इंटरफेस पर 0 की एक सीरीज टाइप की। 5 लाख गोल्ड। जिस लम्हे यह कीमत जाहिर हुई, नीलामी के पूरे मकाम पर एक हंगामा बर्पा हो गया। यहां तक कि सैफ अली का मुंह भी बेइख्तियार फड़क उठा जब इसने ये बोली देखी। इस कदर रकम से वो पहले ही स्टारमोन किंगडम में 2 शहर तामीर कर सकता था। इस कीमत को देखने से इसे ये समझने में भी मदद मिली कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स कितनी खौफनाक थीं। इसके और उनके दरमियान का फर्क कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो सिर्फ गॉड्स डोमेन के बारे में मजीद मालूमात रखकर आसानी से खत्म कर सके। सटरलाइन कारपोरेशन के पास इतना पैसा क्यों है? 9 ड्रैगन्स एम्परर को यह रकम देखकर खून की उल्टी करने का दिल चाहा। अगरचे सटरलाइन कारपोरेशन मजबूत थी और उसने काफी फर्स्ट रेट गिल्ड्स को अपने साथ मिला लिया था, लेकिन इसने अपने गिल्ड को तरक्की देने के लिए बहुत पैसा भी खर्च किया था, जो सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स के खर्च करदा पैसे से कहीं ज्यादा था। मंतकी तौर पर कारपोरेशन के पास इतने ज्यादा कवाइंस फालतू नहीं होने चाहिए। इस लम्हे 9 ड्रैगन्स एम्परर तो दरकनार, यहां तक कि सेक्रेट टेम्पल, बैटल वोल्व्स, पीनथियन, 9 हेवेंस पवेलियन और दीगर सुपर गिल्ड्स के नुमाइंदे भी सटरलाइन कारपोरेशन की बोली से हैरान रह गए। अगरचे उनके पास भी इतना पैसा मौजूद था, लेकिन इसे खर्च करने से बिलाशुबा उनके गिल्ड को मुस्तकबिल करीब में कैश फ्लो की कमी का सामना करना पड़ेगा। सटरलाइन कारपोरेशन के गिल्ड को यकीनी तौर पर इससे भी बड़े धचके का सामना करना पड़ेगा। लो शनगुल्लू की जानिब से 5 लाख गोल्ड की बोली लगाने के कुछ ही देर बाद मो लिंगशा ने भी अपने दांत पैसे और इससे बढ़कर बोली लगा दी। 5,10,000 गोल्ड। इस कीमत ने भी वहां मौजूद मुख्तलिफ सुपर पावर्स को दंग कर दिया। अगरचे इन डंग सिविल एक सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड था, लेकिन चूंकि डार्क नाइट एम्पायर में इसकी तरक्की आसानी से नहीं हुई थी, इसलिए गिल्ड के पास इतनी ज्यादा रकम फालतू नहीं होनी चाहिए। ताहम जो बात मुख्तलिफ सुपर पावर्स नहीं जानती थीं, वो ये थी कि मैजिक क्रिस्टल कान के इंतजामी हुकूक के लिए मुकाबला करने की गरज से
इनडन सिविल ने बहुत पहले ही अपनी कई जायदादें गिरवी रख दी थीं और सटरलाइन कारपोरेशन के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार था। आखिरकार अगर सटरलाइन कारपोरेशन ने मैजिक क्रिस्टल कान हासिल कर ली तो डार्क नाइट एम्पायर में इनडन सिविल की तरक्की तबाह हो जाएगी। लिहाजा इनडन सिविल ने सटरलाइन कारपोरेशन का मुकाबला करने के लिए कल 6,25,000 गोल्ड की मालियत के कवाइंस और मैजिक क्रिस्टल्स जमा कर लिए थे। हाय हाय, तुम माली ताकत के लिहाज से सटरलाइन कारपोरेशन का मुकाबला करना चाहती हो, लो जंगुलू ने मो लिंगशा की नई बोली पर तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। अफसोस, वाकई अफसोस की बात है। सटरलाइन कारपोरेशन का पस मंजर शायद इनडन सिविल जैसे सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड जितना ताकतवर ना हो, लेकिन हमारे पास हाई लेवल एनर्जी मौजूद है। मैजिक क्रिस्टल कान हासिल करने के लिए सटरलाइन कारपोरेशन ने सीक्रेट पवेलियन के साथ 4 लाख गोल्ड की मालियत की हाई लेवल एनर्जी का तबादला किया था। बिलाशुबा उसने ये शर्त रखी थी कि इनडन सिविल को दाखिली नीलामी में मदऊ नहीं किया जाएगा। कारपोरेशन की जानिब से इकट्ठे किए गए 3 लाख गोल्ड को मिलाकर सटरलाइन के पास कान खरीदने के लिए कल 7 लाख गोल्ड तैयार थे। गेम के इस मरहले पर मुख्तलिफ सुपर गिल्ड्स भी 7 लाख गोल्ड निकालने से कासिर थे। यही वजह थी कि वो मैजिक क्रिस्टल कान हासिल करने के लिए पर एतमाद था। कुछ बहस व तकरार के बाद कीमत बिलाखिर 6,30,000 गोल्ड तक पहुंच गई, जो बोली लो जंगुलू ने लगाई थी। इस हिंसे ने वहां मौजूद बहुत सी सुपर पावर्स को नीलामी से दस्तबरदार होने पर मजबूर कर दिया। वो सटरलाइन कारपोरेशन की माली ताकत पर हैरान हुए बगैर भी ना रह सके। आबिदा, मैं जीरो विंग से पैसे उधार लेना चाहती हूँ। मैं डार्क नाइट एम्पायर में सुनहरी जमीन के चंद प्लाटों को जमानत के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूँ। इन जमीनों की कल मालियत तकरीबन 70,000 गोल्ड है। मैं 60,000 गोल्ड उधार लेना चाहती हूँ। मैं आपको 5 दिनों में 30% सूद के साथ वापस कर दूंगी। अगर मैं कर्ज वापस करने में नाकाम रही तो ये सुनहरी जमीनें जीरो विंग की हो जाएंगी, मो लिंगशा ने कुछ हिसाब किताब करने के बाद कहा। इस मकाम पर वो बता सकती थी कि मैजिक क्रिस्टल कान की कीमत पहले ही लो जंगुलू की हद के करीब थी। आखिरकार वो शख्स अब अपनी बोलियां लगाते वक्त इतना फैसला कुन नहीं रहा था। दरी असना आबदा गाल के जरिए उसने जीरो विंग के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। लिहाजा वो जानती थी कि जीरो विंग ने इस बार नीलामी के लिए काफी ज्यादा फंड्स तैयार किए हैं, दर हकीकत औसत फर्स्ट रेट गिल्ड से कई गुना ज्यादा। लिहाजा जीरो विंग के लिए इसे 60,000 गोल्ड उधार देना मुमकिन होना चाहिए। अगर उसके पास ये 60,000 गोल्ड का वाइस होते तो उसके पास लो जंगुलू के खिलाफ जीतने का ज्यादा इम्कान होता। ये आबदा गाल कदरे परेशान थी जब वो सैफ अली की तरफ देखने के लिए मोड़ी। इसे यकीन नहीं था कि उसे इस दरख्वास्त से इत्तेफाक करना चाहिए या नहीं। मिस मो, इस बारे में क्या ख्याल है? मैं आपको 1 लाख गोल्ड की मालियत के फंड्स उधार दे सकता हूं। ताहम जीरो विंग को किसी जमानत 30% सूद की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इनडन सिविल से कुछ अफरादी कुव्वत उधार लेना चाहते हैं। आप इस तजवीज के बारे में क्या सोचती हैं? सैफ अली ने मशवरा दिया। अगरचे इसने इस मौका को मैजिक क्रिस्टल कान के कुछ हिस्स हासिल करने के लिए इस्तेमाल करने का सोचा था, लेकिन आखिर में वो जो फीसद हिस्स हासिल कर सकता था वो गालिबन ज्यादा नहीं होंगे। इस सूरत में जीरो विंग की मौजूदा मैजिक क्रिस्टल की कमी को देखते हुए जीरो विंग कान से जितने मैजिक क्रिस्टल्स हासिल कर सकता था वो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर होंगे। दरी असना 30% सूद से इजाफी 18,000 गोल्ड कमाने से भी जीरो विंग को ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। इन न होने के बराबर फवाइद के बजाय इनडन सिविल की ताकत उधार लेना कहीं ज्यादा मानी खेज होगा। आखिरकार आमतौर पर एक भारी कीमत अदा किए बगैर किसी सुपर पावर की ताकत उधार लेना नामुमकिन था। आपको किसी जमानत असूद की जरूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ अफरादी कुव्वत के बदले 1 लाख गोल्ड उधार देने के लिए तैयार हैं। मो लिंगशा की आंखें सदमे से फैल गईं जब इसने सैफ अली को घूरा। इसका जहन जीरो विंग की माली ताकत और सैफ अली की मुजव्वजा शराइत दोनों को नाकाबिल फहम पा रहा था। बाब 1790 फलकियाती मालियत की कचधात की कान। सैफ अली की तजवीज सुनकर आबदा गाल और शाइस्ता बेयकीनी के आलम में इसे घूरे बगैर न रह सके। वो समझ नहीं पा रही थीं कि वो वाकई पैसा कमाने का इतना अच्छा मौका क्यों गंवा देगा और इसके बजाय इनडन सिविल से सिर्फ अफरादी कुव्वत उधार लेने पर क्यों राजी हो जाएगा। दरी असना जिस वक्त सैफ अली और मो लिंगशा इस नुक्ते पर बात कर रहे थे, युआन जे ने दूसरी बार अपना हथौड़ा मारा था।
6,30,000 2 बार। क्या यहाँ कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं जो इससे ज्यादा कीमत पेश करने को तैयार हो? युआन ट्जे ने अपने सामने मौजूद सामीन पर नजर डालते हुए पूछा। अगरचे 6,30,000 गोल्ड पहले ही सीक्रेट पवेलियन के असल तखमीने से तजावुज कर चुके थे, लेकिन कुछ मजीद कवायस कमाने से पवेलियन को कोई नुकसान नहीं होगा। लालची कमीना, लो जंगुल्लू ने युआन ट्जे की जानिब से नीलामी को जानबूझकर तूल देने पर तेवरी चढ़ाई। 6,30,000 गोल्ड पहले ही इसकी तवक्कुआत से बहुत बाहर थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि इंडन सिविल इतनी ज्यादा रकम निकालने के काबिल होगा। इस तरह के अखराजात के साथ, यहाँ तक कि अगर वो बिलाखिर मैजिक क्रिस्टल कान से पैदा होने वाले मुनाफा से लागत वसूल कर भी लेता, तो उसे अपनी पूरी सरमायाकारी वापस हासिल करने में बहुत तवील वक्त लगेगा। ये बताने की जरूरत नहीं कि उसे तवील अरसे तक कान पर 1 लाख खिलाड़ियों की फौज भी तैनात करनी पड़ेगी, जिससे इसकी लागत वसूल करने के लिए दरकार वक्त में मजीद इजाफा हो जाएगा। वाहिद खुशकिस्मती की बात यह थी कि मैजिक क्रिस्टल कान मैजिक क्रिस्टल्स और नायाब कच धातें पैदा करती थी, जिन्हें मार्केट में हासिल करना बहुत मुश्किल था। मुस्तकबिल करीब के लिए सटरलाइन कारपोरेशन को अब अपने गिल्ड के रोजमर्रा के मैजिक क्रिस्टल के अखराजात के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। दरीं असना, सैफ अली के कमरे के अंदर। ठीक है, मैं आपकी शराइत से मुत्तफिक हूं, मो लिंगशा ने सैफ अली की तरफ सर हिलाया। अगरचे वो ना तो इनल्डन सिविल की गिल्ड लीडर थी और ना ही वाइस गिल्ड लीडर, लेकिन वो इनल्डन सिविल के सबसे बड़े शेयर होल्डर की वारिस थी। मजीद बरा, इनल्डन सिविल ने इस बार नीलामी पर उसे पहले ही मुकम्मल इख्तियार दे दिया था। अगर ये सिर्फ इनल्डन सिविल के कुछ अराकीन को जीरो विंग की किसी काम में मदद करने के लिए हासिल करना था, तो वो अपने इख्तियार से इस मामले को आसानी से मंजूर कर सकती थी। ठीक है, मैं एक मुआहिदा लिखता हूं। आपको पहले बोली लगानी चाहिए, सैफ अली मो लिंगशा का जवाब सुनकर मुस्कुराया। इनल्डन सिविल जैसे सपर फर्स्ट रेट गिल्ड की मदद से वो अपने मंसूबों के अगले मरहले के साथ आसानी से आगे बढ़ सकता था। इस मदद के जरिए इसे जो कुछ हासिल होने वाला था, उसके मुकाबले में चंद हजार कवायस का मुनाफा कमाना किसी भी तरह जिक्र के काबिल नहीं था। चूंकि दोनों फरीकैन एक मुआहिदे पर पहुंच चुके थे, इसलिए मो लिंगशा ने जल्दी से एक नई बोली लगाई। 6,32,000 गोल्ड, मो लिंगशा ने चिल्वा कर कहा। सीक्रेट पवेलियन की दाखिली नीलामी गार्ड्स डोमेन में होने वाली नीलामियों से मुख्तलिफ थी, जहां खिलाड़ियों को अपनी बोलियां लगाने के लिए अपनी जेबों में काफी करेंसी रखनी पड़ती थी। सीक्रेट पवेलियन ने इस बात की तस्दीक करने की जहमत नहीं की कि बोली देने वालों के पास कितनी रकम है। ये तब तक ठीक रहेगा जब तक खरीदार बाद में अपनी खरीदारी की अदायगी कर सके। खामोश नीलामी का मकाम मो लिंगशा की बोली के साथ फौरन एक बार फिर जानदार हो गया। इनल्डन सिविल के पास अब भी पैसा कैसे है? लो जंगुल्लू की नजरें सर्द पड़ गईं जब इसने मो लिंगशा के कमरे को घूरा। उसने सोचा था कि मैजिक क्रिस्टल कान की नीलामी पहले ही खत्म हो चुकी है। इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मो लिंगशा ने अब भी उम्मीद नहीं हारी है। उसने इसे मुकम्मल तौर पर दबाने के लिए फौरन एक नई बोली लगाई। 6,40,000 गोल्ड, 6,42,000 गोल्ड, 6,50,000 गोल्ड, 6,52,000 गोल्ड। लो जंगुल्लू और मो लिंगशा के दरमियान एक गर्मा गर्म कशमकश शुरू हो गई और कीमत कुछ ही देर में 6,72,000 गोल्ड तक पहुंच गई। इस सूरत हाल ने वहां मौजूद मुख्तलिफ सपर पावर्स को हैरान कर दिया। ये सपर पावर्स अपने हरीफों की माली ताकत से पूरी तरह आगाह थीं। यहां तक कि अगर इनमें से कुछ दूसरों से बरतर भी थीं, तो भी ये फर्क इतना ज्यादा नहीं था। ताहम सटरलाइन कारपोरेशन और इनल्डन सिविल जिस दौलत का मुजाहिरा कर रहे थे, वो पहले ही उन माए असासों से तजावुज कर चुकी थी जो एक सपर पावर के पास होने चाहिए। ये अब लिक्विडिटी का मुकाबला नहीं रहा था। ये बुनियादी तौर पर दो सुपर पावर्स के दरमियान एक भरपूर कशमकश थी। ये नामुमकिन है। इनल्डन सिविल के पास मुमकिना तौर पर इतना पैसा नहीं हो सकता, लो जंगुल्लू ने मो लिंगशा के कमरे की तरफ देखते हुए कहा। ठीक इसी वक्त इसकी नजर इत्तेफाक से मो लिंगशा पर पड़ी, जो सैफ अली के साथ किसी किस्म के मुआहदे पर दस्तखत कर रही थी। लानत हो, इस छोटे से कीड़े में इनल्डन सिविल को पैसे उधार देने की जुर्रत है। इस लम्हे एक बेवकूफ भी बता सकता था कि जीरो विंग ने इनल्डन सिविल को बहुत से कवायस उधार दिए हैं, लिहाजा सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड इस नीलामी में डटे रहने के काबिल था। मो लिंगशा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सटरलाइन कारपोरेशन के खिलाफ सिर्फ इसलिए जीत सकती हो क्योंकि तुमने एक छोटे से कीड़े से कुछ पैसे उधार लिए? लो जंगुल्लू ने एक और बोली लगाई। 7 लाख गोल्ड,
अगरचे जीरो विंग ने एल्डन सिविल को कॉइन्स उधार दिए थे, लेकिन एक उभरते हुए गिल्ड के पास जो फर्स्ट रेट गिल्ड्स का मुकाबला कर सकता था, मुमकिना तौर पर कितना पैसा हो सकता है। ये पहले ही काफी हैरान कुन होगा अगर जीरो विंग के पास 70,000 या 80,000 गोल्ड भी हो। अगर लो शनगुल्लू इस रकम को शामिल करे जो जीरो विंग ने पहले खर्च की थी, तो उसका अंदाजा था कि गिल्ड ज्यादा से ज्यादा 50,000 गोल्ड के लगभग मो लिंगशा को उधार दे सकेगा। इससे पहले उसने कीमत 6,30,000 गोल्ड तक पहुंचने के बाद बोलियां लगाना भी बंद कर दिया था, जिसका मतलब था कि उसकी जाती हद 6,30,000 गोल्ड थी। जीरो विंग के 50,000 गोल्ड को मिलाकर इसके पास कल मिलाकर सिर्फ 6,80,000 गोल्ड के लगभग होंगे। अपनी 7 लाख गोल्ड की बोली के साथ वो यकीनी तौर पर मो लिंगशा पर फतह हासिल कर लेगा। नीलामी के मकाम के अंदर मौजूद लोगों ने लो शनगुल्लू की बोली सुनकर हाँफना शुरू कर दिया। अगर वो मैजिक क्रिस्टल कान हासिल करने के लिए इतना पैसा खर्च करता, तो उसे सिर्फ अपनी लागत वसूल करने के लिए 3 माह इससे ज्यादा इंतजार करना पड़ता। ताहम गेम के इस मरहले पर 7 लाख गोल्ड यकीनी तौर पर 3 माह बाद के 7 लाख गोल्ड से ज्यादा कीमती थे। आखिरकार गॉड्स डोमेन में कॉइन्स और मैजिक क्रिस्टल्स की कदर में मुसलसल कमी वाक़ हो रही थी। बिलाशुबा ये खरीदारी फवाइद से खाली भी नहीं थी। मैजिक क्रिस्टल कान के साथ लो शनगुल्लू 7 लाख गोल्ड को मैजिक क्रिस्टल्स और मुख्तलिफ नायाब कच धातु में तब्दील कर देगा। तवील मुद्दत में मैजिक क्रिस्टल कान का न होने से होना अब भी ज्यादा फायदेमंद था। ताहम इससे पहले कि युआन ट्रे एक बार भी अपना हथौड़ा मार पाता, मो लिंगशा ने एक और बोली लगा दी। 7,10,000 गोल्ड? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? एल्डन सिविल के पास इतना पैसा कैसे है? वहां मौजूद लोग मो लिंगशा की बोली पर हक्का बका रह गए। मंतकी तौर पर जैसे जैसे नीलामी अपने इख्तिताम के करीब पहुंचती, कीमत में इजाफा कम होना चाहिए था। फिर भी अब मो लिंगशा ने दरहकीकत अपने इजाफे का हजम बढ़ाकर 10,000 गोल्ड कर दिया था। नामुमकिन लो शनगुल्लू सैफ अली की तरफ देखने के लिए मुड़े बगैर न रह सका। इसके चेहरे पर उलझन अया थी। इस जैसे नए गिल्ड के पास मुमकिना तौर पर इतना पैसा कैसे हो सकता है? गिल्ड लीडर, हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास सिर्फ 7,03,000 गोल्ड से कुछ ज्यादा ही बच्चे हैं। हमारे पास बोली जारी रखने के लिए मजीद पैसे नहीं हैं, जोंग लॉन्गचेंग ने तशवीश से कहा। अच्छा, बहुत अच्छा। लो शनगुल्लू की नजरें मौत की तरह सर्द पड़ गईं। सीक्रेट पवेलियन से राब्ता करो और उन्हें बताओ कि मुझे उनसे कुछ काम है। समझ गया। जोंग लॉन्गचेंग ने फौरन सीक्रेट पवेलियन के एक नुमाइंदे से राब्ता किया। दरी असना जब मो लिंगशा ने देखा कि लो शनगुल्लू ने बोली लगाना बंद कर दिया है, तो वो सिक का सांस लिए बगैर न रह सकी। अगर सैफ अली ने इसे सिर्फ 60,000 गोल्ड उधार दिए होते, तो वो यकीनी तौर पर लो शनगुल्लू का मुकाबला करने के काबिल न होती। ताहम 1 लाख गोल्ड के साथ वो उसे मुकम्मल तौर पर दबाने के काबिल थी। मजीद बरा, जिस वक्त वो लो शनगुल्लू के साथ मुकाबला कर रही थी, चूंकि इसे फिक्र थी कि इसके पास काफी फंड्स नहीं होंगे, इसलिए इसने अपने गिल्ड में किसी से डार्क नाइट सिटी में सुनहरी जमीन के कई प्लाट गिरवी रखवाए और मजीद 60,000 गोल्ड हासिल कर लिए। कॉइन्स बाद में इसके गॉड्स डोमेन अकाउंट में मुंतकिल कर दिए जाएंगे। ये देख कर के कोई बोली नहीं लगा रहा, युआन ट्रे ने बहुत तेजी से एक बार अपना हथौड़ा मारा और कहा, 7,10,000 एक बार। क्या कोई इससे ज्यादा बोली लगाने को तैयार है? आपको मालूम होना चाहिए कि मैजिक क्रिस्टल कान देखने का ये आपका वाहिद मौका होने का कभी इम्कान है। आपको मुस्तकबिल में ऐसा दूसरा मौका शायद ना मिले। इस लम्हे युआन ट्रे बेहद खुश था। आखिरकार सिर्फ 1 मिनट से भी कम वक्त में उसने कान के लिए तकरीबन 1 लाख गोल्ड मजीद कमा लिए थे। ताहम युआन ट्रे के अल्फाज के बावजूद नीलामी का मकाम खामोश रहा। कोई भी मजीद बोलियां लगाने को तैयार नहीं था। 7,10,000 2 बार। ये देख कर के कुछ देर बाद भी कोई जवाब नहीं दे रहा, युआन ट्रे समझ गया कि ये वो सबसे ज्यादा कीमत है जिस पर वो कान फरोख्त कर सकता है। फिर इसने तीसरी बार अपना हथौड़ा मारने और मैजिक क्रिस्टल कान के हतमी मालिक की तस्दीक करने के लिए खुद को तैयार किया। जब मो लिंगशा ने यह देखा तो वो पुरजोश हो गई। 7,20,000 गोल्ड। ताहम उस वक्त लो शनगुल्लू ने अचानक खामोशी तोड़ दी। ये कैसे मुमकिन है? मो लिंगशा लो शनगुल्लू के संजीदा तासुरात को देखकर दंग रह गई। इसके बावजूद उसने बहुत तेजी से एक और बोली लगाई और कहा, 7,30,000 गोल्ड।
7,50,000 गोल्ड। लो जंगुल्लू ने मोलिंगशा और सैफ अली को सर्द मेहरी से घूरते हुए कहा। लो जंगुल्लू के घूरने के बावजूद मोलिंगशा ने दस्तबरदार होने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया। 7,60,000 गोल्ड, 7,70,000 गोल्ड, 7,80,000 गोल्ड, 8 लाख गोल्ड। आखिर में लो जंगुल्लू ने बराह रास्त कीमत में मजीद 20,000 गोल्ड का इजाफा कर दिया, जिससे मोलिंगशा का रंग खासा सियाह पड़ गया। वो कीमत इसकी इस्तेतात की हदों से तजावुज कर गई थी। आखिर में युआन जैं के 3 बार अपना हथौड़ा मारने के बाद लो जंगुल्लू को मैजिक क्रिस्टल कान के इंतजामी हुकूक का फाते करार दिया गया। इस नतीजे ने नीलामी के पूरे मकाम पर एक हंगामा बर्पा कर दिया। 8 लाख गोल्ड। ये पहले ही इनमाए फंड्स से दुगना था जो गेम के इस मरहले पर किसी सुपर पावर के पास होते थे। अगरचे लो जंगुल्लू ने मैजिक क्रिस्टल कान हासिल कर ली थी, लेकिन नीलामी के बकिया हिस्से के दौरान वो नफरत से मोलिंगशा और सैफ अली को घूरता रहा। हतमी फाते के तौर पर उभरने के लिए इसे सीक्रेट पवेलियन को हाई लेवल एनर्जी की एक बड़ी मिकदार फरोख्त करने पर मजबूर होना पड़ा था, जो कारपोरेशन की जानिब से मजाज करदा मिकदार से कहीं ज्यादा थी। अगरचे वो बिलाखिर नीलामी जीत गया, लेकिन इसे तकरीबन 2 लाख गोल्ड मजीद खर्च करने पड़े। वो मुमकिना तौर पर जश्न मनाने के मोड में कैसे हो सकता था? लॉन्गचेंग, एक बार जब हम वापस चले जाएं, तो जीरो विंग के बारे में जो भी मालूमात तुम तलाश कर सकते हो वो इकट्ठी करो और इसे डार्क सिविल तक पहुंचा दो। डार्क सिविल को फौरन मुतहर्रिक करो। अगर डार्क सिविल में ताकत की कमी है तो हमारी मरकजी फोर्स के एक हिस्से को उसकी मदद करने का कहो। मैं चाहता हूं कि जीरो विंग फौरन गॉड्स डोमेन से गायब हो जाए, लो जंगुल्लू ने कहा। एक महज कीड़े में मुझे 2 लाख गोल्ड का नुकसान पहुंचाने की जुर्रत है। समझ गया, जोंग लांगचेंग ने बेताबी से जवाब दिया। जिस काम को करना इसे सबसे ज्यादा पसंद था वो छोटे गिल्ड्स को नीस्तो नाबूद करने के सिवा कुछ नहीं था। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।